Good morning. Yes. What's your name? अनमोल आगे आ जाओ बेटा. All of you. Come here or here. तीनों जन आ जाओ फटाफट. रोज रोज बोलना पड़ता है. इधर आ जाओ. आगे आ जाओ बेटा. ठीक है. वंश बहुत खुश हो रहा है. तो इसलिए खुश हो रहा है. लड़कियां वैसे भी ना समझ में नहीं आती. ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसे तुम्हारी लय होगी वैसी क्लास होगी. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Okay, so good morning. Okay, so we were doing chapter number 2, EAS, and the name of the chapter is Financial Accounting Systems, right? इस चैप्टर के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 4. Part A, B, C and D. How many we have covered till now? A we have covered, B we have covered, and C also we have covered. Now we are left with part D. Shall we begin with the part D with a fresh mind? Okay, so as part number D is considered, part number D के अंदर ना मैं आपको बता दूं अगेन इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है विद द अदर पार्ट्स. बस इट विल बी सेइंग अबाउट द competition or will be talking about certain technology or something like that. ठीक है. But as far as the importance is considered, this one is the section जो कि equally important है but difficult to understand है. मतलब I have seen the students कि ABCD की अगर मैं बात करूं तो D वाला पार्ट वो छोड़ के 99% जाते हैं. और अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो फिर वो दिक्कत हो जाती है. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उन बच्चों में नहीं रहो जो छोड़ के जाए. मैं करवा रही हूँ और फिर हो नहीं सकता कि आपको समझना है. बट क्योंकि ये टॉपिक डिफिकल्ट है तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा. ज्यादा काम मैं आपको दूंगी. समझाने की जिम्मेदारी मेरी और रिवाइज करने के लिए मैं आपको काफी चीजें दूंगी. एक और बात है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो बाकी 3 मॉड्यूल के कंपैरिजन में जो इसमें मार्क्स बच्चों को मिलते हैं ना, जो मार्क्स बच्चों को मिलते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं. अगर आपने वो लिख दिया जो कि आपने याद करा है तो बस आपके मार्क्स पक्के हैं. And there will be no indirect questions from this part. There will be very much direct questions. ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है. आपको आता होगा आप लिख दोगे, नहीं आता होगा आप लिख ही नहीं सकते. It is like that. Okay, शुरू करें फिर. So part number D is in relation to reporting. Part number D is in relation to reporting. Okay. देखो पार्ट नंबर डी से डील करने के लिए मैं अपने तरीके से चलूंगी क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको सब कुछ ना आसान बना दूं. तो डरने की क्या बात, जब सोनाली मैम हो साथ तो शुरू करें. ओके, सो डी पार्ट में सबसे पहला जो आता है दैट इज पार्ट डी. अपनी कॉपी निकाल लीजिए फ्लो चार्ट वाली. रिपोर्टिंग सबसे पहला आता है MIS report. सेकेंड आता है बिजनेस रिपोर्ट. थर्ड आता है XBRL. एक एब्रिविएशन है XBRL. फर्दर बाइफर्केशन भी है इसकी बट हम इसको आज नहीं करेंगे. आज का टारगेट हमारा एटलीस्ट ये रहने वाला है.
ठीक है, 3 और रहने वाले हैं, तो ये आपका टारगेट है। और अगर मान लो मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे आराम आराम से पढ़ाना है, मैं 3 की जगह 2 ही कराऊंगी, बट जो कराऊंगी अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। So first one is MIS report, second is business report, and third one is XBRL. XBRL is the abbreviation. चले आगे, ओके। MIS रिपोर्ट, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। MIS रिपोर्ट, सबसे पहले MIS की फुल फॉर्म, मैनेजमेंट, M से मैनेजमेंट, I से इंफॉर्मेशन, और S से देख के बताओ अपने नोट्स के अंदर। पक्का? नहीं, सॉफ्टवेयर लग रहा है मुझे तो। पक्का? सिस्टम, और आगे वर्ड था रिपोर्ट ऑलरेडी। अगर आपने ये 4 शब्द समझ लिए ना, तो यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट। अगर ये 4 शब्द समझ लिए तो सच्ची बता रही हूं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे अच्छी तरीके से, तो यू विल हैव दिस कॉन्सेप्ट इन योर हैंड, and you'll be even able to make other students also clear about this concept। इतना अच्छे से आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके चीजें समझते हैं। सबसे पहले एक ये वाला वर्ड रिपोर्ट। सो व्हाट इज अ रिपोर्ट? मैं तो कहती हूँ बचपन से आप रिपोर्ट देखते ही आ रहे हैं, फिर चाहे वो आपका रिपोर्ट कार्ड हो या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, isn't it? So you understand what is a report? Okay, do I have to explain it? No. So report, अब कहता है रिपोर्ट किसके रेस्पेक्ट में? MIS के रेस्पेक्ट में। सो एक ऐसी रिपोर्ट, ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसी रिपोर्ट विच इज मेड बाय द मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज MIS रिपोर्ट। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मान लो मैं ये कहती हूं कि एक रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट बना रही है, तो मैंने मैनेजमेंट से जाके पूछा, ओए मैनेजमेंट, तू ये रिपोर्ट क्यों बना रही है? सो मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया? मैनेजमेंट ने कहा, कहता है कि मुझे खुद की वर्किंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ना कोई रिपोर्ट तो चाहिए। मैंने कहा जैसे? कहते एक बात बताओ, मेरे पास में इन्वेंट्री कितना है, जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा तब तक मैं इन्वेंट्री के ऊपर डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकता हूँ कि इन्वेंट्री लाना है कि नहीं लाना है, या हम इन्वेंट्री से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो एक इन्वेंट्री के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी? इन्वेंट्री पर बेस्ड एक रिपोर्ट चाहिए होगी। ओके, यस, ऑल ऑफ यू कम क्विक। सो इन्वेंट्री पर बेस्ड मुझे एक रिपोर्ट चाहिए होगी। सो ध्यान से देखो, इट इज अ रिपोर्ट बाय द मैनेजमेंट एंड इवन फॉर द मैनेजमेंट। इट इज अ रिपोर्ट by the management and for the management। so management वर्क का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इतनी बात समझ आई? मैंने मैनेजमेंट से कहा, तू क्या कर लेगा अगर मैं तुझे इन्वेंट्री की रिपोर्ट ना दूं? क्या तू स्टॉक को वापस से रीऑर्डर नहीं करेगा, या तू अपना डिसीजन मेक नहीं करेगा? तो एक बात मुझे बताओ, क्या रिपोर्ट कार्ड ही सब कुछ होता है? नहीं, रिपोर्ट कार्ड सब कुछ नहीं होता। बट अगर रिपोर्ट कार्ड हाथ में आ जाए तो पेरेंट्स डिसीजन मेकिंग और बेटर तरीके से कर सकते हैं। सो इसका मतलब व्हाई इज दिस रिपोर्ट यूजफुल? बिकॉज इट कैन हेल्प अस टू मेक अ बेटर डिसीजन मेकिंग। इज दैट क्लियर? क्या मैं पहले डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था? कर पा रहा था, बट अब मैं ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। उसके बाद 2-4 शब्द जो आपको ऐड करना है, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए वो आप कर सकते हो। सो व्हाट इज एन MIS रिपोर्ट? एक ऐसी रिपोर्ट जो कि प्रिपेयर की जाती है बाय द मैनेजमेंट एंड फॉर द मैनेजमेंट, ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी तरीके से कर सके। अब यार दिक्कत ये है कि कोई कुछ कह रहा है। अब यार दिक्कत ये है कि इस बात को डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है बच्चे को कि यार मैम एक बात तो बताओ, ये क्या बात हुई कि मैनेजमेंट ही रिपोर्ट बना रहा है और मैनेजमेंट ही जो है रिपोर्ट ले रहा है, मतलब रिपोर्ट को यूज कर रहा है। तो बेटा मैनेजमेंट आप लोगों ने SM के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा,
मैनेजमेंट की दो डेफिनेशंस पढ़ी होंगी. सबसे पहला तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ब्ला 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 ब्ला, और दूसरी वाली क्या थी? इट रेफर्स तो हो गया ना. और एक और कौन सी डेफिनेशन है? हु डू यू कॉल अ मैनेजमेंट? एसएम 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 चैप्टर 1. Who do you call a management? So there are two definitions of management in your syllabus. ये तो बचपन से पढ़ ली थी. अच्छा चलो ठीक है, मैं पढ़ा देती हूँ, कोई बात नहीं. हाँ, पढ़ाऊं या छोड़ दूं? पढ़ाऊं या छोड़ दूं? नहीं, मैं सीधा आंसर बता सकती हूँ, जम कर सकती हूँ. आपने टॉपिक पे और कहा तो मैं क्या लग रहा है मैं खुदकुशी कर लूंगी? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, अभी से पहले जम कैसे कर ले हम? बताओ क्या करना है, बताऊं? ओके, सो देखो, मैनेजमेंट एक तो आपको पता है, इट इज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला. सेकंड की ध्यान से सुनेंगे. मैनेजमेंट वो भी तो है, मैनेजमेंट वो इंसान भी तो है जो कंपनी को मैनेज करते आए हैं. आप ऑडिट में भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं कि ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है. लॉ में भी यही पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है और ओनरशिप अलग होती है. तो बेस्ड ऑन दैट वी से दैट वी कॉल्ड द KMPs, the key managerial persons, as the management of the company. So the second definition lies that like that they are the managerial persons. Management refers to the managerial persons who basically uses the resources into the power 5 in the most effective and efficient way. So second wali definition kya hai? Second definition is it refers to the managerial people who basically does what thing? Who basically uses the resources. Which resources? N to the power 5 in the effective and efficient way. And way, manner, whatever you want to say. And the company's success depends upon the कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर मेरा मैनेजमेंट जो है लुल्लू होगा, पागल होगा, यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं है, तो मेरी कंपनी के सक्सेस में नहीं देख सकती. एंड मेरे मैनेजमेंट का कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए. जैसे मान लो मैं ऐसी हूँ, चल ठीक है ना यार, हो जाएगा, क्या ही करना. अगर ये कैरेक्टर है, ठीक है ना, लेबर वेली बैठे, कोई बात नहीं, बैठने दे. So with this character, we cannot sure about the success and survival of the organization. So we say that the success and survival depends upon the character and the competence of such people. Okay, so this is the second definition. तो आपने यहाँ तक पढ़ी है, ऊपर की नहीं पढ़ी है. Note कर. So that is the second definition of the management. Okay, तो तुमने मतलब प्रोसेस के आगे ही ऐसा. ओके, फिर ठीक है, फिर तो आ गया. चलो शुक्र है. ओके, सो आई एम रिकॉलिंग. क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो. आ जाओ अंदर. सो हु डू यू कॉल अ मैनेजमेंट? द KMPs. Now when we say that the report is prepared for the management, then we say that the report is prepared for these KMPs. And when we say the report is prepared by the management, then we say there are also the other levels of the management who would be preparing the report and then will be forwarding the report to the KMPs. Am I clear? Clear हो गया तुमको? सचिन, clear हो गया? So what is an MIS report? It is a report by the management. दिमाग में रखेंगे, मतलब कि कौन कौन लोगों को जो रिपोर्ट बनाएगा. For the management, किसके लिए? For better decision making. अच्छा, क्या रिपोर्ट होने से ही डिसीजन मेकिंग हो रही है? नहीं, डिसीजन मेकिंग पहले भी होती थी, बट अब ज्यादा अच्छी तरीके से, फास्टर हो सकती है, बेटर हो सकती है. इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ नोट्स के अंदर.
क्यों? कौन? तो अपने दोस्त के लिए कह रहा ना। ओके, सो MIS रिपोर्ट, रिपोर्ट की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं या मीनिंग रीड कर लेते हैं. इट रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन द प्रॉपर एंड द मीनिंगफुल वे. ये डेफिनेशन सिर्फ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको नहीं रटनी. डैश रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रॉपर एंड द मीनिंगफुल वे. एमसीक्यू आ सकता है, 4 आपको कोई भी ऑप्शंस दे देंगे, फिर यू हैव टू टेक मार्क द रिपोर्ट सेक्शन. अब MIS रिपोर्ट के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है? व्हाट इज द फर्दर बाइफिकेशन? सबसे पहला व्हाट इज एन MIS रिपोर्ट, सेकंड इज क्राइटेरिया टू मेक MIS रिपोर्ट यूजफुल, एंड दिस वन इज थर्ड. अब इस पे लिखेंगे A, B एंड D. A, B एंड D. D यानी कि डिलीट, यानी कि आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है. A एंड B आपने पढ़ना है. ओके, नॉट डिलीट हो गया, इट्स नॉट लाइक मेरे सेक्शन से डिलीट है, आपने पढ़ना है तो स्टडी मैट से जाके आप प्रिंट लगा सकते हैं, बट इट इज नॉट इररिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देयर आर सर्टेन टॉपिक्स इन द स्टडी मटेरियल ना जो आपके पढ़ने के लिए दे के रखे होते हैं, नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई हैव नॉट कवर्ड दिस थिंग इन माई नोट्स. हाँ, पेपर में नहीं आएगा, फॉर इट इज फॉर द रीडिंग पर्पज. सो आप जाकर इसको रीड लगा सकते हैं. सो एज फार एज द MIS इज कंसिडर्ड, व्हाट इज एन MIS रिपोर्ट, पहला ये पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है, हाउ टू मेक द MIS रिपोर्ट यूजफुल. है ना, बहुत गर्मी हो रही है ना आजकल, आज तो बहुत टेढ़ी धूप है सुबह से, है ना. सो MIS रिपोर्ट एक रिपोर्ट है. कौन सी रिपोर्ट? MIS. M stands for management, I stands for information, S for system. यानी कि एक ऐसा रिपोर्ट जहां पर कि मैनेजमेंट ने अपने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सप्लाई करने का सिस्टम बना रखा है कि हम लोग रिपोर्ट्स बनाएंगे और किस किस को आगे फॉरवर्ड करेंगे, एंड वो जिस भी काम के लिए इस्तेमाल होगी वो रिपोर्ट उस काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगी. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द MIS रिपोर्ट. सो MIS रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट. ओके, नीचे आएंगे फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग. सो इट इज अ रिपोर्ट बाय द मैनेजमेंट एंड टू द मैनेजमेंट. बेसिकली लिखे यहाँ पे टू द मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट को क्यों जा रही है वो रिपोर्ट? ताकि उससे क्या हो जाए, फास्टर या बेटर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, अब बीच वाला पार्ट आते हैं. जब वो रिपोर्ट अपने हाथ में देखेगा, जैसा आपका रिपोर्ट कार्ड जब हम अपने हाथ में देखते हैं तो मालूम पड़ती है ना आपकी परफॉर्मेंस. तो सिमिलरली जैसे ही कोई रिपोर्ट हमारे हाथ में आएगी विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी, हमारे को क्या पता चलने वाली है, कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस. इजी, सिंपल. सो MIS रिपोर्ट क्या है बेटा? एक ऐसी रिपोर्ट जो कौन बनाता है? मैनेजमेंट. किसके लिए बनाता है? मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो फास्टर डिसीजन मेकिंग कर सके. और उस रिपोर्ट को देखकर पता क्या चलता है? अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. ठीक है, तो 3 कीवर्ड हो जाते हैं आपके. पहला हो गया बाय द मैनेजमेंट, दूसरा हो गया टू द मैनेजमेंट, एंड तीसरा हो गया परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यहां तक कोई दिक्कत? इजी चल रहा है सब कुछ, सिंपल, समझ में आ गया सचिन? एंड एनिमली ठीक है, चले आगे. ओके, अब देखो. सो मैनेजर्स, अब 2 लाइन आपके सामने आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव व्यू. MCQ में आपसे पूछा जा सकता है. जो ग्रीन होके रखा है ना वो आएगा एज एन ऑप्शन. जो ग्रीन होके रखा है वो आएगा एज एन ऑप्शन. सो क्या बोला? मैनेजर्स एट डैश लेवल्स, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कौन से लेवल्स के मैनेजर जो हैं रिलाई करते हैं MIS रिपोर्ट पर.
यानी कि कौन से लेवल के लिए ये रिपोर्ट रिलेवेंट है। मैं तो कहती हूँ कि ऑल लेवल्स के लिए है, जिस भी लेवल के लिए बनाएंगे सारे लेवल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। बच्चा यहाँ पे गलती से क्या करेगा, या तो कॉर्पोरेट लेवल या तो फंक्शनल लेवल, कोई एक लेवल को टिक मार्क कर देगा, बट आप ध्यान रखेंगे इट इज फॉर ऑल दी लेवल्स। इज दैट क्लियर? सो अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि अगर मेरे पास MIS का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या मीनिंग लिखने में प्रॉब्लम है? नहीं। जैसे ही आपने मीनिंग लिखा फिर नीचे लिख दीजिए दैट इट इज यूजफुल फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? चले अब आगे, जब इनके पास रिपोर्ट्स पहुंचेगी तो ये क्या क्या कर सकते हैं? ऊपर वाला पॉइंट क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। यहाँ पर वहां पर था ऊपर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, और यहाँ पे परफॉर्मेंस की जगह क्या वर्ड लिख दिया? प्रोग्रेस। सिनोनिम यूज किया है कि नहीं किया है? बोलो हाँ कि ना। यानी कि सब चीजें सेम ही है बट थोड़ी उल्टी पुल्टी कर दी है बस, और कुछ नहीं किया है। एंड उधर देखो, टू हेल्प देम इवैल्यूएट देयर बिजनेस डेली एक्टिविटीज, यानी कि वो अपनी डेली बिजनेस एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं? इवैल्यूएट कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ खाली इवैल्यूएशन वर्ड इज इंपॉर्टेंट। आपको जो आगे लिखना हो आप जो वर्ड आपको मन में आओ आप वो वर्ड लिख सकते हो, बट इवैल्यूएशन वर्ड इज इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स देम टू इवैल्यूएट, इट हेल्प्स देम टू इवैल्यूएट दिस जो आपके मन में आ रहा है वो आप लिख सकते हो, बट द वर्ड इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मेरे को वर्ड डेली भी याद नहीं रहा सो मैं ये भी लिख सकती हूँ, इट हेल्प अस टू इवैल्यूएट द बिजनेस एक्टिविटीज और द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर विद द प्रोग्रेस। कुछ भी जो आपके मन में उस टाइम आ रहा है वो लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा रिवाइज करते हैं। सो MIS का मतलब इट इज अ रिपोर्ट बाय द मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट। ओके, किसके लिए? फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग। और इससे हम क्या करते हैं? एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। ये जो रिपोर्ट होती है ये यूज की जाती है बाय ऑल दी लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दो चीज के लिए, एक तो प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए और दूसरा इवैल्यूएट करने के लिए। मैं तो एक बात कहती हूँ, मेरे को ना ऐसे आंसर पढ़ते पढ़ते अभी पढ़ाते पढ़ाते आई शुड से मेरे को तो एक वर्ड याद आया, कंट्रोल्स। तो मैं तो कहती हूँ रिपोर्ट में कंट्रोल्स को भी वैलिड करने के लिए बना सकती हूँ। तो जो मेरा मन आ रहा है ना उस टाइम पे मैं उसमें वो कर सकती हूँ, बट व्हाट इज द मेन वर्ड? इवैल्यूएशन। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ MIS रिपोर्ट, यानी कि मैनेजमेंट कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनाता है नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके, पहला है अकाउंटिंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट। ये तो मतलब कोई ऐसी बात है नहीं कि हम डिस्कस करें, इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल के रूप में दो रिपोर्ट याद कर सकते हैं। ठीक है? मेरा मन कर रहा है कि मैं ना इसके अलावा एक और रिपोर्ट बनाऊं, उस रिपोर्ट का नाम है फिक्स एसेट्स रिपोर्ट्स। बना सकते हो ना? ये तो नहीं है कि सिर्फ यही बनाना है, नहीं ये नहीं है, मैं फिक्स की रिपोर्ट भी बना सकती हूँ कि मैंने कौन सा परचेज किया, अभी कौन सा साल सेल कर दिया, मुझे रिपोर्टिंग ही तो चाहिए, इवैल्यूएशन तो करना है। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? सिंपल था, आसान था, बोलो हाँ कि ना? ओके, सो अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जाम में MIS रिपोर्ट आता तो आप लिख लोगे? बहुत स्लोली चल रही हूँ, मैं आपको याद भी करवा रही हूँ साथ साथ, कोई दिक्कत? चलो, अब जो अगला क्वेश्चन है ना, जो अगला क्वेश्चन है फ्लो चार्ट में देखेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है B कैटेगरी का है, बट जब भी ये क्वेश्चन आएगा बेटा जी, जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा जी, तो आप इसमें जो आपने MIS रिपोर्ट का ये फर्स्ट पेज पढ़ा है ना, ये आप फ्री में देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि लिख दीजिए जब भी B आएगा तो B इक्वल टू A प्लस B। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये कहता है कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई, मुझे तो ये बता दो कि मैं मेरी रिपोर्ट में चार कौन से चांद लगाऊं कि मेरी रिपोर्ट जो है यूजफुल बन जाए मैनेजमेंट के लिए। रिपोर्ट किसके लिए थी? मैनेजमेंट के लिए। तो किसके लिए यूजफुल बन जाए? मैनेजमेंट के लिए यूजफुल बन जाए। तो कहता है ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे मेरी MIS रिपोर्ट क्या बन जाए? यूजफुल बन जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग जो है जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं? मत बनाइए, रहने दीजिए।
मत बनाइए, रहने दीजिए। अलग अलग जो मन है, जहां मन है कुछ भी डाल दीजिए, मत फॉलो कीजिए शेड्यूल 3। अच्छा लगेगा नहीं ना? सो व्हाई डू यू पीपल मेक द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और द बैलेंस शीट एक्सक्लूसिवली विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल्स? बिकॉज यू वांट टू मेक इट यूजफुल, राइट? एक रिपोर्ट और भी होती है जिसका सामना एक इंसान को जो है अपने जिंदगी में कभी ना कभी करना पड़ता है, दैट इज अ ब्लड रिपोर्ट। दैट इज ऑल्सो अ रिपोर्ट, नो? सो ब्लड रिपोर्ट कैसे यूजफुल बना है? मान लो भगवान ना कह रहे मुझे कुछ हो गया, ठीक है, डॉक्टर ने कहा जाके ना चेकअप करा के लेके आओ। मैं गई, उसने बोला ठीक है मैम आप आइए एग्जामिन कर लेते हैं और फिर आपको रिपोर्ट दे देंगे। हालत क्रिटिकल है, रिपोर्ट आज सुन एज पॉसिबल देनी है। एंड मुझे बताओ रिपोर्ट 3 दिन हो गए रिपोर्ट नहीं आई है, क्या वो रिपोर्ट यूजफुल है? 3 दिन के बाद कुछ हो गया, होए बदतमीज, इतना हंस रहा है। सो बताओ वो रिपोर्ट यूजफुल है? नहीं। कितनी अच्छी रिपोर्ट हो, कितना ही अच्छा एग्जामिनेशन किया हो, बट अगर टाइम से नहीं है तो बर्बाद। ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट होती है कुंडली रिपोर्ट। मतलब मैं पढ़ा रही हूँ टॉपिक और ये टॉपिक ना छेड़े कुंडली वाला, शादी वाला तो हो नहीं सकता। कुंडली रिपोर्ट नहीं है ना, इट इज ऑल्सो अ रिपोर्ट। अब वो बता रहा है कि 36 में से 36 नहीं मिला अभी तक, 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। सो इट हैज टू बी द एक्यूरेट वन ना। अगर मान लो मैं पंडित जी के पास जाती हूँ और वो मुझसे 500 रुपए दे के 36 के 36 मिला देते हैं, तो क्या मैं उस कुंडली के ऊपर विश्वास कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। जो रिपोर्ट है दैट हैज टू बी एक्यूरेट इन नेचर। सो उसने बोला बताओ ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिससे मेरी रिपोर्ट जो है वो यूजफुल बन जाए। सो आइए चलते हैं, हमारी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? हमारी रिपोर्ट स्टार कैटेगरी होनी चाहिए। 4 चांद थे, देखिए स्टार, स्ट्रक्चर्ड, टाइमली, एक्यूरेट एंड रेलेवेंट। मेरी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? स्टार कैटेगरी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन MIS पर यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। बट मैंने बी जो आपके लिए मार्क कराया है वो आपके एग्जाम अटेम्प्ट को दे के लगाया है, ठीक है? अदरवाइज इसको हम एक टाइम था कि एक कैटेगरी में रखते थे। ओके, दोबारा। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू मेक एनी रिपोर्ट यूजफुल? इट हैज टू बी द स्टार कैटेगरी। ओके, सो ऐसे स्ट्रक्चर्ड, एग्जाम्पल शेड्यूल 3 रोमन्स, शेड्यूल 3 टाइमली, जो आपका मैंने एग्जाम्पल दिया ब्लड रिपोर्ट, एक्यूरेट कुंडली रिपोर्ट, एंड रेलेवेंट। इट हैज टू बी अ रेलेवेंट रिपोर्ट। अगर मेरे पास में मेरे को परफॉर्मेंस आपकी जांचनी है और आप मुझे किसी एक्स और वाई की बता रहे हैं, एक ऐसा कंटेंट उसके अंदर दे रहे हैं विच इज नॉट रेलेवेंट टू माय एरिया, दैट इज अ इररेलेवेंट रिपोर्ट। मान लो मैंने ब्लड में चेकिंग कराया कि मेरा डायबिटीज चेक कर दो, उसने पूरी ब्लड रिपोर्ट छाप भी टाइम से भी दे दी, बट उसके अंदर डायबिटीज को लेके कोई कंटेंट ही नहीं है, उसने मेरे थायराइड को चेक ही नहीं किया, डायबिटीज के लेवल चेक ही नहीं किया, तो क्या वो रिपोर्ट रेलेवेंट है? नहीं है। तो जितने भी बाकी टेस्ट तूने करे वाइटामिन के, वो सब बर्बाद है। इट हैज टू बी अ रेलेवेंट रिपोर्ट। क्या यहाँ तक आपको डिफिकल्ट लगा? एक बार रिकॉल कर लेते हैं, चलो। सो व्हाट इज एन MIS रिपोर्ट? MIS रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट बाय द मैनेजमेंट टू द मैनेजमेंट फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग टू एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, ओके। ये किसके यूज की जाती है? ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए? 2 चीजों के लिए। पहला टू इवैल्यूएट और ट्रैक द प्रोग्रेस, एंड सेकंड इज टू इवैल्यूएट जो जो भी तुम्हें लिखने का मन करे। एग्जाम्पल्स और टाइप्स ऑफ MIS रिपोर्ट: इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, फिक्स एसेट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो रिपोर्ट मैनेजमेंट इंटरनली बनाए दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनल रिपोर्टिंग। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है? मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये सब पता है? सेगमेंट रिपोर्टिंग सुना है कभी? हाँ, सुना है? अरे हाँ ये नाम पर जवाब दो। नहीं सुना? एक ही बच्चे ने सुना है बस। वंश, तुम कहां से सुनते हो? वाह, लिटरल आंसर दिया ना इसने। सेगमेंट रिपोर्ट। आज इसके मेरे बाद, मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास है?
दिस इज अ काइंड ऑफ अकाउंट्स बेस्ड टॉपिक, ठीक है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उनसे जाके 2 मिनट ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट रिपोर्टिंग, एंड ही विल मेक दिस थिंग क्लियर. एंड देन मेरा जो पढ़ाया आज उसको कनेक्ट करना, इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी टुडेज टॉपिक MIS रिपोर्ट. ओके, चलो नेक्स्ट इज क्राइटेरिया. तुम आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, डर लगता है क्या? प्रिंस सर से पूछ नहीं सकते? नहीं, अच्छा, नहीं, बहुत लेट आया तो पूछ लोगे ना, ठीक है. पिछला तो पूछा नहीं गया तुमसे. पूछ लिया ऑडिट ट्रेल, पूछ लिया. बताओ फिर, चलो बताओ ऑडिट ट्रेल क्या होता है. फुल मार्क्स, फुट मार्क्स, ओके. मुझे तो ऑडिट ट्रेल नहीं आता, मुझे समझाओ. कल को तो मुझे बोलेगा रिविजन कराने के लिए ना, लेट आया, तो मैं भी बोलूंगी रिकॉर्डिंग देख लियो, ठीक है. हैं, दोबारा बोलियो. 2x पे कई लोगों के ना, मतलब नहीं, क्या फायदा बाहर निकाल के, कोई फर्क नहीं पड़ता. कहीं भी जाते हैं ऐसे लोग तो मिलते ही हैं हर जगह. तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं ना, ये तो उन लोगों को देखना है. कहते हैं बदनामी सही, कम से कम नाम तो हुआ. मतलब सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि चलो किसी ना किसी फील्ड पे ही तो हमारा नाम हो रहा है, रिकॉग्निशन हो रही है. पॉजिटिव में नहीं सही तो नेगेटिव में ही सही. क्या बोल रहा है? बट वही है, क्या कर सकते हैं. मैंने बहुत देखा है ऐसे लोगों को ना, शादी के बाद शांत होते हैं. जब जब धीरे धीरे चाय रखी हुई है यहाँ पे किसी की, तो जब पी ली तो चाय कैसे हो सकती है? कप ही होना चाहिए था ना खाली. छोड़ दिए वो चाय. चलो ठीक है, पढ़ लिया होगा फिर तो ट्रेल, मेरा क्या एरिया है, छोड़ो. मैंने मुझे तो तुमसे ज्यादा ही आता है. ओके, सेगमेंट रिपोर्टिंग मन करे तो पढ़ लेना, नहीं मन करे तो नहीं सही, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ओके, बात करते हैं कंटेंट की. So structured, it is divided into meaningful parts but which give the meaning. जैसे कि आप डिविजन जब करते हैं अपने शेड्यूल के अंदर, तो आपको पता है यू डिवाइड इट बाय सो मेनी पार्ट्स, बट every part has a meaning attached to it. Say for example, non-current assets, shareholder funds. So जो आप डिविजन कर रहे हो उस डिविजन का क्या है, कोई ना कोई मीनिंग है. इज दैट क्लियर? सो बच्चा एग्जाम में क्या वर्ड बोलता है? मीनिंगफुल. ये लिखेगा डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, बट हमने ना पूछा कि मैं उसको यूजफुल कैसे बनाऊं. तो यूजफुल कब बनाऊंगा? जब हर पार्ट का एक क्या होगा, मीनिंग होगा. मैंने आपको चैप्टर्स का डिवीजन कराया, पार्ट A B C D. हर पार्ट में हमने एक हेडिंग क्यों दिया? ताकि आपको समझ आ जाए उस हेडिंग से कि हम इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, और एग्जाम टाइम आपको रिविजन करने में आसानी हो जाए. सो इट इज डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स. सो व्हाट इज द मेन वर्ड? मीनिंगफुल. टाइम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. टाइम कैसा? स्पेसिफाइड टाइम. अब जैसे कि वंश हंस ही रहा था कि मान लो कोई इंसान लुढ़क ही गया, अब उसकी ब्लड रिपोर्ट आती रहे, क्या ही कर लेंगे उसकी ब्लड रिपोर्ट से अपन लोग. सो टाइम कैसा? स्पेसिफाइड टाइम. ओके, एक्यूरेट. इट शुड नॉट बी रॉन्ग बट रिलायबल. इफ इट इज नॉट क्लियर प्लीज राइट बट रिलायबल. And reliable, sorry, not but, it is and reliable. And reliable. ओके, सो मेरी रिपोर्ट, अगर ब्लड रिपोर्ट मेरे सामने आती है, कुंडली रिपोर्ट मेरे सामने आती है और मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर पा रही, तो कोई फायदा उस रिपोर्ट का नहीं. अगर वो रिपोर्ट में कोई ना कोई कंटेंट रॉन्ग है
तो कोई रिपोर्ट में कोई कोई फायदा उस रिपोर्ट का? आप लोगों ने एक और रिपोर्ट पढ़ी है वैसे, ऑडिट रिपोर्ट, है ना? अभी तो वैसे ऐसे 700 की सीरीज में आएगा, बट नाम तो सुन ही लिया है कि हाँ ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है इन द रिपोर्ट। अब ऑडिटर कह दे कि मैंने ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया है, बट ना तो ये रिलायबल है और ना ये एक्यूरेट है, तो कैसी लगेगी? तुम्हारी टेंशन बढ़ जाएगी ना कि यार क्या ही फायदा हुआ इस रिपोर्ट को रखकर। दो ऑडिट रिपोर्ट डजंट कम इनटू द MIS रिपोर्ट सेक्शन, बिकॉज MIS रिपोर्ट कौन सी होती है? इट इज अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, जबकि ऑडिटर की रिपोर्ट तो कौन देता है? ऑडिटर देता है। बट मैंने एज एन एग्जाम्पल इसको यूज किया, डिस्क्लेमर दे दिया मैंने आपको। नेक्स्ट इज रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब क्या है? इट हैज टू बी द रेलेवेंट वन, जिस बिजनेस एरिया से जिस बिजनेस एरिया की वो रिपोर्ट है उसी के ऊपर बेस्ड उसकी रिपोर्टिंग, उसके कंटेंट्स होने चाहिए। जैसे कि मान लो इन्वेंट्री की रिपोर्ट के अंदर इन्वेंट्री वाले कंटेंट होने चाहिए, फिक्स एसेट के अंदर फिक्स एसेट वाले कंटेंट होने चाहिए। इज दैट क्लियर? सो रिलेवेंसी मतलब कि कौन से एरिया पे वो रिपोर्ट है उस एरिया की वो कवरेज रखता हो। सो हमारी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? स्टार कैटेगरी होनी चाहिए। एस से स्ट्रक्चर, टी से टाइमली, ए से एक्यूरेट और आर से रेलेवेंट। स्ट्रक्चर में क्या वर्ड याद रखना है? मीनिंगफुल। उसके बाद टाइम में स्पेसिफाइड टाइम। उसके बाद ए से एक्यूरेसी, दैट मीन्स इट बी रिलायबल। रिलायबल होना चाहिए, ओके? नॉट रॉन्ग तो पता ही है, बट रिलायबल होनी चाहिए, ओके? एंड लास्ट बट नॉट इज रेलेवेंट, यानी कि बिजनेस एरिया, जिस एरिया की हमने रिपोर्ट बनाई है उसी एरिया पर बेस्ड वो रिपोर्ट होनी चाहिए। बताओ, MIS रिपोर्ट का एक सेशन पूरा खत्म हो गया। कोई डिफिकल्टी? आसान, सिंपल। चलो, सो याद रखेंगे, अगर क्राइटेरिया लिखने को आता है तो आप पार्ट नंबर ए जो है MIS रिपोर्ट के ऊपर वो आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ बेटा कि ये जितना कंटेंट है ना हाँ जी, एक्यूरेट शुड नॉट बी रॉन्ग बट रिलायबल। ठीक है, बट रिलायबल कर लो फिर। एक्चुअली जब मेरे को गुस्सा आता ना, मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है, पता नहीं है और मेरे को ना जो लोग बीच में बगर बगर करते हैं ना, मतलब बेफजूल की, कतई पसंद नहीं है। मैं है आदत, तो मेरा दिमाग सा फिर जाता है, फिर शांत करना पड़ता है अपने आप को बहुत ज्यादा। मेरे लाइफ में पेशेंस मेरे को स्टूडेंट्स ने सिखाया है, बट स्टिल इतना अभी तक हो नहीं पाया। हर एक इंसान की कहते वीकनेस होती है ना, ये मेरी वीकनेस है। चले, ठीक है, बट रिलायबल, ओके। सो ये मैंने जो आपको दिया है ये शॉर्ट में दिया है, अब इसको लॉन्ग में करना आपका होमवर्क है। सो यू हैव टू रेफर योर स्टडी मैट एंड दिस इज योर होमवर्क, जहां पर कि आप क्या करेंगे, आप इसको पूरे 1 पेज में कवर करके लेके आएंगे, पूरे 1 पेज पे कवर करके लेके आएंगे। आप नीचे देख रहे हो पूरा स्पेस, सिर्फ इतना ही कवर करना है, मतलब आपका आंसर इतना ही होना चाहिए। आपकी मर्जी, अगर इसमें लिखना है आप इसमें भी लिख सकते हैं, अगर आपको अपनी कॉपी भी लिखना है तो आपकी कॉपी में इट वुड हैव 75%, ओके? सो 75% के बेसिस पे आप आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम में आप ये बना के आएंगे, इसे एग्जाम में आप पहले ये बनाएंगे, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये एग्जैक्ट रहने वाला है, इवन ये भी एग्जैक्ट रहने वाला है। ये भी जो मैंने 3-3 लाइन के आपकी स्मॉल स्मॉल एक्सप्लेनेशन दी है ये भी एग्जैक्ट रहने वाला है। बस आप इसको थोड़ा लॉन्ग करके स्टडी मैट से रेफर करके अपनी वर्डिंग्स को ऐड करके इस कंटेंट को पूरा 100% ऑफ द पेज तक लेके जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ फॉर द स्टूडेंट्स जो कि शायद इस होमवर्क को ना करें या फिर शायद इस चीज को आगे ना लेके जाएं या पढ़े नहीं, या एग्जाम टाइम में मान लो आपको सिर्फ इतना ही याद आ रहा है, आगे आपको याद ही नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे फिर आपने क्या करना है, प्रीवियस पेज को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट लिख देना है। ये वाला जो पेज है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट लिख देना, ताकि इससे आपका कुछ ना कुछ कॉन्टेंट बढ़ जाए, आपका पेजेस जो है वो एटलीस्ट बढ़ जाए। ठीक है? हाँ बोला है, बट तभी बोल रही हूँ कि एटलीस्ट वो तो लिख ही दो। ठीक है, चलो। सो हमारे पास में पार्ट नंबर डी के अंदर सबसे पहला टॉपिक था, टॉपिक है MIS रिपोर्ट। कोई दिक्कत? आसान से हमने कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मेरे कुछ सवाल जवाब। MIS रिपोर्ट,
आप ही ने कहा कि इट इज अ रिपोर्ट बाय द मैनेजमेंट एंड टू द मैनेजमेंट और फॉर द मैनेजमेंट, आप ही ने कहा। तो क्या मैं ये कह सकती हूं, क्या मैं ये कह सकती हूं दैट इट इज अ रिपोर्ट विच इज इंटरनल इन नेचर? क्योंकि अगर यहां पर वर्ड फॉर आ गया तो वो इंटरनल इन नेचर हो गया कि नहीं हो गया? बट डू यू से और डू यू वांट टू से लाइक कि क्या रिपोर्ट्स खाली इंटरनल ही होती है? नो, रिपोर्ट्स तो इंटरनल भी होती है एज वेल एज एक्सटर्नल भी होती है। आर यू ऑल एग्रीइंग ऑन दैट पार्ट? ओके, सो अगर मैनेजमेंट जो है ऐसी कोई रिपोर्ट बनाता है, अगर मैनेजमेंट ऐसी कोई रिपोर्ट बनाता है जिसको कि इंटरनल भी यूज कर रहे हैं और एक्सटर्नल भी यूज कर रहे हैं, अगर उसको इंटरनल भी यूज कर रहे हैं यानी कि मैनेजमेंट यूज कर रही है और साथ ही में एक्सटर्नली भी उसका इस्तेमाल हो रहा है यानी कि पब्लिकली उसका इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल, investors, they are the party outside the organization. Say for an example, the regulatory authorities, हो सकता है सेबी जो है वो कोई ना कोई चीजें इवैल्यूएट करना चाहे, हो सकता है एमसीए कोई चीज इवैल्यूएट करना चाहे, कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो क्या हमारी रिपोर्ट सिर्फ इंटरनल होती है? नहीं, इट कैन बी एक्सटर्नल एज वेल। यस और नो? ओके, अब ध्यान से सुनेंगे। सो व्हेन द रिपोर्टिंग is for both the purposes, internal as well as external, we call this thing as the report of the business. पूरे बिजनेस की रिपोर्ट है, then thus we call this thing as business reporting. क्या इतनी बात समझ आई? सो अगर एक रिपोर्ट सिर्फ मैनेजमेंट के लिए बन रही है तो वो क्या हो गई? MIS रिपोर्ट। अगर एक रिपोर्ट इंटरनल यूजर्स प्लस एक्सटर्नल यूजर्स दोनों के लिए बन रही है तो वो क्या हो गई? बिजनेस रिपोर्ट। अब बिजनेस रिपोर्ट नाम क्यों दिया मुझसे तो पूछो मत, क्योंकि नामकरण, तुम्हारा नाम सचिन क्यों है, तुम्हारा नाम वंश क्यों है, तो तुम अपने किसी से पूछोगे ना जिन्होंने रखा होगा, तो जिसने इसका नाम रखा उससे पूछना। क्या इतनी बात समझ आई? ओके, इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है दूसरा? एंटरप्राइज रिपोर्ट। तो ये आपका एमसीक्यू में आता है, बिजनेस रिपोर्ट का दूसरा नाम क्या है? एंटरप्राइज रिपोर्ट। सो क्या मैं कह सकती हूं कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसको कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों यूजर्स जो है यूज करते हैं, उस बिजनेस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? बिजनेस रिपोर्ट या फिर एंटरप्राइज रिपोर्ट। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। नहीं, चले आगे। ये आपको मिलेगा यहां पर, मिल गया बिजनेस रिपोर्ट। ओके, अब आपको ये कंटेंट मिला यहां पर, ये देखो, ये लिखा है कंटेंट और ये लिखा है कंटेंट, दिखा? ध्यान से, ये बाइफर्केशन डिस्क्लेमर दे रही हूं, ये जो बाइफर्केशन करके मैंने लिखा है ये बाइफर्केशन मेरी बाइफर्केशन है। इंस्टीट्यूट के मैट में टोटल एक लाइन देके रखी है, यानी कि देयर इज द कॉन्टिन्यूटी इन बोथ द सेंटेंसेस। मैंने समझाने के लिए आपको अलग अलग रखा है, एग्जाम टाइम में आप इसमें प्लस का सिंबल लगा लीजिए एंड यू विल बी कंबाइनिंग बोथ द सेंटेंसेस। That means external report and the internal report. जैसी आप एग्जाम में बिजनेस रिपोर्टिंग वर्ड देखेंगे आपको क्या स्ट्राइक होना चाहिए? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब देखो, इंटरनल की बात करते हैं पहले। देखो, इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल रिपोर्ट आपने अभी अभी जस्ट पढ़ी है ना, तो जो यहाँ पर लिखा होगा ना ऑलमोस्ट सेम ही होगा। देखो क्या लिखा है, रेगुलर प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि रिपोर्ट कैसे बन रही है? रेगुलर बेसिस पे बन रही है कि हाँ भाई रिपोर्टिंग जो है ना, इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग क्वार्टरली बेसिस पे मेरे पास आ जानी चाहिए। सो रेगुलर प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन, delivery to the decision makers, and who are the decision makers? Management are the decision makers within an organization, यानी कि within the management, यानी कि internal की बात की गई, to support them in their work. And what is their work? Their work is to make the डिसीजंस। तो ले दे के क्या बोला गया? MIS की जो मीनिंग था उसको तोड़ मोड़ के यहाँ पर लिखा गया। क्या मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली यही लिखने की जरूरत है? नहीं, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, सब्जेक्ट टू द कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे?
यहां पर वर्ड मैनेजमेंट की जगह क्या आ जाएगा? डिसीजन मेकर्स। रिपोर्टिंग कब जा रही है? रेगुलर बेसिस पर। तो बस दो मुझे चीजें याद रखनी है। मैनेजमेंट को मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया विद द वर्ड डिसीजन मेकर्स एंड रेगुलर प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो क्या है? इंटरनल है। बस दो तीन चीजें याद रखनी है एंड वी आर गुड टू गो। ओके, अब आते हैं यहां पर। इट इज अ पब्लिक रिपोर्टिंग, यानी कि बात करी किसकी? एक्सटर्नल की। ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा बाय द एंटरप्राइज, और इसीलिए तो उसका नाम क्या पड़ा? एंटरप्राइज रिपोर्टिंग। इज दैट क्लियर? तो मुझे यहां पे क्या वर्ड याद रखना है? पब्लिक रिपोर्टिंग। यहां पे मुझे याद रखना है इंटरनल रिपोर्टिंग। दो रिपोर्टिंग है और मैं इसको प्राइवेट रिपोर्टिंग भी कह सकती हूं। सो वी हैव टू रिपोर्टिंग, पब्लिक रिपोर्टिंग एंड प्राइवेट रिपोर्टिंग। ये की जाती है टू द डिसीजन मेकर्स, और ये की जाती है, मुझे अगर नहीं लिखना है, मुझे अगर नहीं दिख रहा है, बट मैं लिख सकती हूँ टू द पब्लिक इन जनरल, और टू द जो भी हमारे लोग होते हैं इंटरेस्टेड। ये देखो दिखाती भी हूँ कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं। दिख रहे हैं ये लोग? रेगुलेटर्स, कंपनी, एनालिस्ट्स एंड द इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी उस ये मत कनेक्ट करो कि कौन से टॉपिक में गिवन है। अभी ये देखो कि ये लोग जो है वो हमारे यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा हो तो जो यूजर्स सेम सेम यही है। और इस बार के टाइम के लिए तो ये वाला क्वेश्चन कतई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इस वाला टाइम मई वाले के लिए अगर नहीं आया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा फिर। चलो, सो बिजनेस रिपोर्टिंग में दो बात ध्यान रखनी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में पब्लिक रिपोर्टिंग, और वी कैन से और प्राइवेट रिपोर्टिंग। प्राइवेट रिपोर्टिंग यानी कि रेगुलर प्रोविजन कि हम मैनेजमेंट को ये चीजें देंगे। यहां पर हमने वर्ड मैनेजमेंट को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया विद द वर्ड डिसीजन मेकर्स। अगर मैं बात करूं पब्लिक रिपोर्टिंग की, तो ये रिपोर्टिंग में क्या क्या देते हैं हम? फाइनेंशियल ऑपरेशनल डेटा, एंड इसका दूसरा नाम क्या है? एंटरप्राइज रिपोर्टिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब आगे चलते हैं। डिस्क्लेमर दोबारा दे रही हूं, बिजनेस रिपोर्टिंग के अंदर आपने इस सेंटेंस को कंबाइन करके रखना है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, जैसे फुल स्टॉप लगाया तुरंत ये वाला सेंटेंस शुरू कर देना। ये जो मेरा बाइफरकेशन है, ये वाला ये आपने नहीं करना। हाँ, पॉइंट में कर दो, बट ये मत लिखना, बस ये दो मत लिखना। ये दो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, अब पॉइंट्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे। ओके, अब बीआर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, पहले हम वो करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि बीआर में सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई बीआर इज इंपॉर्टेंट, यानी कि अपने को बीआर क्यों चाहिए? व्हाई बीआर, वाई बी आर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मुझे पब्लिक रिपोर्ट क्यों चाहिए? तो मैं तो कहती हूँ जब तक रिपोर्ट्स मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी। तो पॉइंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट्स को याद करने के लिए निमोनिक देके रखा है, ऑल दी वॉवल्स। जिस प्रकार से वॉवल्स के बिना कोई सेंटेंसेस नहीं बन सकते, कोई वर्ड मीनिंगफुल नहीं होता, सिमिलरली बिना बी आर के कोई भी चीज दुनिया में जो भी हो रही है दैट इज नॉट यूजफुल। तो उसने बोला ए से यू इट हेल्प्स टू एक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अच्छा एक बात तो बताओ, ये वर्ड हमने पहले भी कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? MIS के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रिपोर्ट है, इसीलिए ये वाला वर्ड यहां पर आ गया।
ओके चलिए ई से अब हमने कहा इट हेल्प्स टू एंगेज द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिपोर्टिंग में हम एक्सटर्नल यूजर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए मैंने किस पे फोकस किया, ई वर्ड पे, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। हु आर दी स्टेक होल्डर्स, ऊपर लिखा हुआ है स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, जो कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं। ये सब बातें आपको पता है। सो वाई बी आर इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द निमोनिक, AEIOU। ए से एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ई से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स और साथ में इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ऐसे याद करेंगे। अब आते हैं आई, यानी कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। अगेन द पॉइंट ऑफ MIS, इंटरनल डिसीजन मेकिंग। बच्चा कहता है मैम BR पढ़ रहे हैं, BR के अंदर MIS के पॉइंट क्यों है, क्या तुम समझ पा रहे हो कि क्यों है? बस बच्चे को यही कंफ्यूजन है। आगे ना हम अभी तो आज मैंने टारगेट 3 का लगाया है, ये जितने 6 के 6 रिपोर्टिंग के टाइप्स है ना, ये सब में ऐसा ही है, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन है। बट अगर आपने सलीके से इसको पढ़ा और समझा, देन यू विल गेट टू नो कि नहीं क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। ओके, सो आई से इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल। ओके, नेक्स्ट ओ से वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स फॉर सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ये देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का ग्राफ है। अगर मान लो मेरे पास में रिपोर्ट आती है तो मैं क्या करूंगी, अच्छे से डिसीजन मेकिंग करूंगी और ये इंश्योर कर सकती हूँ कि कंपनी की जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, वो बढ़ रही है तो बढ़ रही है तो बढ़ रही है, बढ़ रही है तो बढ़ रही है। सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। और इवन अगर वो एक पॉइंट पे चढ़ गई है आगे, तो कम से कम वो कांस्टेंट रहे, इतना इंश्योरिटी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस रिपोर्टिंग। सो क्या वन ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ द सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। जिस बच्चों के एग्जाम में सबसे बड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस ना ये वाला है, जिस बच्चों के एग्जाम में दिक्कत आएगी उसके लिए मेरे पास एक आसान वाला वर्ड भी है, आसान वाला भी है, आप लिख लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम में करने बैठेंगे ना, कभी कभी यू फाइंड द सब्स्टिट्यूट्स। सो जहां पर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है स्टूडेंट्स ढूंढते हैं, तो वहां पे लिख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्पफुल। ये तो कितना आसान हो गया ना। सो ओ से ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में यूजफुल। अगर आपको वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स इन द सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं याद रह रहा, तो एटलीस्ट आप ये लिख लीजिए, ठीक है। वो भी ओ से है और ये भी ओ से है। इज दैट क्लियर? जरा चारों के चारों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्या था, ए से एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ई से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एज वेल एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए यूजफुल है। ये स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं मैंने क्यों दिए, ताकि आप एग्जाम में उसको लिख पाओ, यूज कर पाओ कंटेंट को। उसके बाद AEI, आई से इंटरनल डिसीजन मेकिंग, ओ से वन ऑफ द ड्राइवर्स फॉर द सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्पफुल है। U stands for unified explanation। यूनिफाइड यानी कि आप एग्जाम नो, आप वर्ड समझे यूनि। आप अपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म यानी कि सभी को एक साथ देखते हो, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यू से यूनानिमिटी, यू से यूनिटी। यूनि वर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है, एकाग्रता के लिए, राइट। सो यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर बिजनेस, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से आप बिजनेस रिपोर्टिंग के अंदर अपना क्या दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, यूनिफाइड। अब देखो, मान लो मैंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई इस साल, ठीक है, अगले साल भी मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई, एंड जो मैंने इस साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई, जो मैंने अगले साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई, सेम ही बेसिस है ना, शेड्यूल 3। सो क्या ये हेल्पफुल नहीं होगा? डेफिनेटली हेल्पफुल। सो यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन है। इज दैट क्लियर? आप लोग होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज वो सब पढ़ चुके हैं।
आप मुझे बताओ, जब आप साथ में लेके आते हो उसको, तो सब्सिडरी को होल्डिंग के साथ जब लेके आते हो तो आप क्या करते हो? यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहे हो ना, यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहे हो. दैट इज व्हाट द बेसिस ऑफ द BR इज दैट क्लियर? सो बताओ ये क्वेश्चन कैसा है एग्जाम में? वाई BR इज इंपॉर्टेंट, और वाई डू वी नीड BR, व्हाट इज द नीड ऑफ द BR, है ना. इस क्वेश्चन को मतलब अगर एग्जाम में कोई BR के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो 99% कंफ्यूजन नहीं करना है, यही क्वेश्चन होगा. अगर आपको कभी तुक्का लगाना है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि BR के कौन से हिस्से से पूछा, ठीक है, तो आपने 99% इसको तुक्का मार के आप जा सकते हो. ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना. ओके, सो वाई BR इज इंपॉर्टेंट? AEIOU. ए से एक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस. ई से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स को यूजफुल है. उसके बाद आई, इंटरनल डिसीजन मेकिंग. उसके बाद ओ, वन ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ द सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. किसी को सस्टेनेबल वर्ड नहीं याद है, किसी को ड्राइवर वर्ड याद नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्पफुल है. उसके बाद लास्ट इज यू से यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन. ओके, अच्छा, अब इतना कंटेंट तो खाली नहीं चलेगा ना एग्जाम के अंदर, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा. सो दिस इज योर नेक्स्ट होमवर्क. स्टडी मैट से रेफर करेंगे और अपने आंसर्स को कॉपी में लिखेंगे. हाफ पेज मैंने भर दिया है, राइट. ये आपकी बन जाएंगी हेडिंग्स और इसका ही आप क्या बनाएंगे? एक्सप्लेनेशन. सो हाफ पेज की हेडिंग हो गई और इसके अलावा प्लस 1 फुल पेज आपका आ जाएगा एक्सप्लेनेशन. ठीक है, इसके अलावा 1 फुल पेज क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन. वो वाला कितना था? 75%. ये वाला फुल 1 पेज का बनाइएगा. ठीक है, ओके. मैम क्या मुझे इसके अंदर भी ये देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा. दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मतलब आप आंसर्स मेजर वाला कंटेंट तो लिख ही रहे हो, बट आई विल से इसको भी मार्क करो. और अगर आप एग्जैक्ट नहीं दे पा रहे हो, उस टाइम पे याद नहीं आ रहा है, तो आप एटलीस्ट बना के लिख दो. इट इज अ पब्लिक रिपोर्टिंग, और जो आपको याद आए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप कुछ भी गलत नहीं लिख के आओगे. जो रटेगा वो शायद गलती कर दे, बट आप समझ के चल रहे हो तो आप गलती नहीं करोगे. आप अपने शब्द में जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो. बट ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो इंग्लिश है वो अच्छा नहीं है और आप बहुत ज्यादा लेमैन लैंग्वेज यूज करते हो, तो फिर आप थम के चलिएगा, फिर आप अपने आप को रोकेगा. ठीक है, ओके, चलिए. सो दोबारा से रिपोर्टिंग के अंदर सबसे पहला था MIS रिपोर्ट, हमने कवर करा, हमने शुरू किया. उसके बाद BR यानी कि बिजनेस रिपोर्ट. इसका दूसरा नाम क्या होता है? एंटरप्राइज रिपोर्ट. क्या ये एक इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है? डेफिनेटली होती है. चलिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इंप्लीमेंटेड थ्रू ETL प्रोसीजर. इसको लिख दीजिए चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसका डिटेल्ड कंटेंट है, तो हम इसको वही पढ़ेंगे. अब जो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग है, इसको यहां से काट दीजिए. मैंने आपसे स्टिकॉन्स लाने को कहा था. है स्टिकॉन्स? ओके, निकालिए फटाफट स्टिकॉन्स, और जिनके पास नहीं है वो कॉपी के पीछे लिख लीजिए छोटा सा, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा. ठीक है, फटाफट करिए. कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए. करें शुरू. टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग ये नहीं करना है जो मैं करा रही हूं, पहले देख लेना कितना बड़ा है, अकॉर्डिंगली फिर आप स्टिकी नोट पे लिखेगा. टाइप्स ऑफ BR, A, B एंड C. सबसे पहला है बेटा जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्या आप सभी लोग इससे रूबरू हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला, यहां से हम उठाएंगे, मतलब मैं आपको बता रही हूँ लिखने के लिए, ये जो 3 है ना, ये है बी पार्ट, और मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ ESG। ठीक है, ESG। ESG रिपोर्टिंग यानी कि एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, सोशल रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग। एंड C इज इक्वल टू A प्लस B, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस ESG। मैं इसको FR लिख सकती हूँ, तो ये क्या बन गया, FR प्लस ESG। तो अब आप इसको स्टिकी नोट में या जहां भी कहीं लिखना चाहे लिख सकते हैं, और उसको वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। अरे मेरे को तो याद आ गया, 100 रुपए पेनल्टी, और आज विद इंटरेस्ट 120। व्हाट्स योर नेम? हर्ष। पेनल्टी? ठीक है, डन। मैंने बताया था ना कि हमारे पास वसूली के और भी तरीके हैं। तुम जो गुस्ताखियां कर रहे हो और तुम जो बदतमीजियां कर रहे हो, वो हमने करके छोड़ दी। ठीक है, अपने एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे को नेल्स बड़े करने का बड़ा शौक है, और ये आज का शौक नहीं है, ये बहुत पुराना शौक है। सो इन माई स्कूल टाइम मैं तब भी एक हाथ के नेल्स बड़े रखती थी, और ऑब्वियसली स्कूल में अलाउड नहीं होता। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे टीचर ने, क्लास टीचर ने पेनल्टी या फाइन रखा हुआ था। दैट वाज, एक नेल अगर बड़ा होगा तो उसका 1 रुपए। ठीक है, तो 5 रुपए, मतलब जिस दिन चेकिंग हुई और मैं पकड़ी गई तो मतलब 5 रुपए गए। और समटाइम्स इट हैपेंस कि मम्मा कभी 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 टिफिन लंच बॉक्स नहीं देती थी, तो उस दिन मम्मी 5 रुपए देती थी। उस टाइम पे पैटीज 5 रुपए की आती थी, तो हमारे स्कूल में कैंटीन थी, तो वहां पे हम पैटीज खा सकते थे 5 रुपए की। आज कितने रुपए की आती है? 25 अप्रोक्स। एवरेज प्राइस 25 ही हो गया है। ठीक है, तो उस टाइम 5 रुपए की आती थी, हम लोग को 5 रुपए मिलते थे, और मैं वही 5 रुपए, क्योंकि घर पे तो बोलूंगी नहीं कि भैया फाइन के पैसे चाहिए, मम्मी और दो मारेंगे, पापा और दो चार मारेंगे कि भैया क्या बताओ किस चीज के पैसे मांग रही है, तो मैं वो पैटीज के पैसे बचा बचा के करती थी। सो 5 रुपए का कॉइन तब मैं सर को देती थी, लीजिए सर आपके फाइन। और रोज भगवान से दुआ करती थी, प्लीज भगवान बस ये सर आए, पढ़ाएं और चले जाएं, कोई चेकिंग ना करे बस। बट जब भी होती थी, मेरे वो पैसे सारे जुड़े हुए जो थे वो यूज हो जाते थे। एक दिन की बात है कि मेरे पास जुड़े हुए पैसे खत्म हो गए। ठीक है, अब क्या करे? सर ने बोला
सोनाली आओ इधर। मैं गई सर के पास। सर क्या ये तुम नेल्स बढ़ा के रखती हो, ऐसा कोई काम चलता है? ये टॉपर्स की निशानी ये होती है, फैशन में जाओगे तुम? चार बातें सुन ली। उसके बाद में कहते फाइन, जब तक नहीं बैठोगी जब तक कि फाइन नहीं दोगी। मैंने कहा ये तो बड़ा स्यापा हो गया, पूरे दिन स्कूल में खड़ी रहूं मैं? फर्स्ट पीरियड उनका था और मतलब पूरे दिन खड़ी रहूं मैं? मैंने कहा सर प्लीज कर दीजिए सर। कहते नहीं, वो सर थे इकोनॉमिक्स के सर, ठीक है। तो मैंने सर को बोला सर मेरे पास एक मतलब आइडिया है, ऑफर नहीं एक आइडिया है, ऑफर नहीं बोल सकते, एक आइडिया है। तो सर कह रहे कुछ भी बकवास करती है, आइडिया पनिशमेंट दे के रखी है इसको, आइडिया की लग रही है, और दो सुना दिया। मैं क्या कहूँ, कोई बात नहीं। एक बच्चे को जिसको कलेक्शन का काम दिया, वो बच्चा मेरे पास आया, मतलब क्लासमेट मेरे पास आया, कहता सोनाली तेरा कंट्रीब्यूशन। मैंने कहा आज तो है ही नहीं पैसे जोड़े हुए, खत्म हो गए। कह रहे अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद आई वॉज द ओनली वन जिसको फुल डे स्टैंड रहना था। तो जैसे उन्होंने टॉपिक खत्म वगैरह किया, फिर मैं सर के पास गई। तो सर ने कोई पता नहीं टॉपिक पढ़ाया था आज क्लास में, उसी के रिलेवेंस में मैंने सर से बोला, मैं कहा सर आई बिलीव दैट यू आर माई लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट and I want to borrow 5 rupees from you. I will refund it back tomorrow with the interest. इकोनॉमी से सर से वो कॉन्सेप्ट पढ़ के मैंने उनके ऊपर अप्लाई किया। तो कहते क्योंकि तूने अपनी इतनी बुद्धि लगाई है तो इसके लिए मैं तेको 5 रुपए देता हूँ। मतलब सर के फाइन सर की जेब से निकलवाया 5 रुपए और जाके उस बंदे को दिया जो कलेक्ट कर रहा था, और अब मैं पूरे दिन आराम से बैठ सकती हूँ। अब नेक्स्ट डे की बारी आती है, उन्होंने इंटरेस्ट लगाया था 1 रुपीज। लकीली मेरी फ्रेंड थी, उसका बर्थडे था, तो वो टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है ना, तो टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। अब जो वो टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, मैं गई सर के पास, सर 6 टॉफी। कहते हैं ये टॉफी क्यों? मैं कहा सर आस्था का बर्थडे है। कहते तो आस्था का बर्थडे तो 6 टॉफी क्यों? मैं तो 2 ही में काम चला लूंगा। मैं कहा सर ये वो वाली नहीं है सर, ये 6 रुपए में 6 टॉफी वाला टॉफी है। कि रे हे भगवान, मैं इस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भी वो सर मुझे याद करता है कि मैंने उनके साथ में ऐसा किया था जो कि कोई सोच नहीं सकता। इकोनॉमिक्स की टर्म्स में उनको इकोनॉमिक्स की चीजें सिखाई और बता दी, उनसे पैसे लेके और उन्हीं का फाइन सबमिट कर दिया। चलो but it was always in my heart that never to disrespect a faculty, and even अगर मैंने ये चीज भी करी तो ये नहीं कि भजी क्लास में कर दी। समझ रहे हो? आप जो चीज कर रहे हो, आपका जो तरीका है, that has to be very respectful। तो ये चीज है। एंड हंसते हंसते करो चीजों को तो दिक्कत नहीं आएगी, जैसे सचिन ने हंसते हंसते छक्के मार देता है। चलो ओके करें, आगे चले। सो टाइप्स ऑफ बीआर बन गया आपका ये। ओके, so the very first type is financial reporting. You all are very well aware about the financial reporting. Do I need to explain that? No. Your annual reports form the part of the financial reporting. Now before we proceed further, मैं आपसे ना एक बात कहना चाहती हूँ कि बेटा एक बात मुझे बताओ, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब शादियाँ होती थी ना, तो लड़के का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना वाज जस्ट दी मेन फैक्टर, कि अच्छा अरे तो इतना कमा लेता है, तो इतना कमा लेता है। बट डू यू बिलीव कि आज भी लड़के की शादी के लिए लड़के में सिर्फ पैकेज देखते हैं? नहीं, देर आर ऑल्सो मैनी अदर फैक्टर्स जिसको कि इवेलुएट किया जाता है। सेम गोज विद द गर्ल्स। पहले गर्ल्स का परफॉर्मेंस या लेवल किसी और चीज पे आते थे, बट नाउ देर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स। सेम वे जब बेटा रिपोर्टिंग की बात आई ना कि हमारे को रिपोर्ट्स बनानी है, तो हमने कहा एक रिपोर्ट ये तो बनेगी ही, क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है। बट क्या मेरे यूजर्स सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट या मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं? नहीं, वो मेरी बाकी और कांड भी सुनना और देखना चाहते हैं कि मैंने और क्या क्या किया। और उस और का नाम क्या आया? ESG। इवन जो मैंने एब्रीविएशन लिखी है ना, ये मेरे द्वारा नहीं बनाई गई, ये एक वर्ल्ड वाइड एब्रीविएशन है, ठीक है। ESG, E यानी कि एनवायरमेंटल, S सोशल एंड G गवर्नेंस। इतनी बात समझ में आई? सो ESG ओके क्या होता है अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने कहा कि देखो
क्योंकि क्योंकि हमें लड़के में सारे फैक्टर्स देखने हैं। दैट मीन्स अगर कंपनी अपनी कोई एनुअल रिपोर्ट निकालती है तो उसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट भी निकाल दे और उसके अंदर ईएसजी भी लिख दे, तो वो क्या बन जाएगी, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। मेरे पास यहाँ पर है नहीं, वरना मैं आपको रिलायंस की दिखाती। रिलायंस ने अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट निकाल के रखी हुई है, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी है एंड उसका ईएसजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में निकाल के लेके आऊंगी। ठीक है, बताओ ऊपर ऊपर से समझ में आया? अब अंदर चले, अंदर चलने से पहले रिवाइज कर ले। बताओ कितने टाइप की बीआर होती है? 3 टाइप की। सबसे पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा ईएसजी, ई से एनवायरमेंटल, एस से सोशल, आर से गवर्नेंस, और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कौन सी होती है? A+B, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस ईएसजी। अब इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करो। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, और ऑप्शंस दे सकता है बहुत सारे। तो आपने क्या ध्यान रखना है? FR प्लस ESG। चलो अब एक एक करके समझते हैं। FR आपको पता है क्या होता है? अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल रिपोर्ट की। एक बात आपको समझ आती है कि जब हम व्हीकल चलाते हैं तो एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू इट? पोल्यूशन सर्टिफिकेट। यू डोंट ड्राइव? यू डोंट ड्राइव? You don't know about pollution certificate? Okay, you know it. Raise your hand. Pollution certificate. तुम तीन के हाथ नहीं खड़े हैं बस। तो इसका ये देखो, तो आधा सा नाश्ता करके नहीं आई है। तुम दोनों को नहीं पता ना, बस पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं पता। आज इन लड़कियों को ना नीचे जाके ना अपनी डिक्की में से निकाल के दिखाना स्कूटी के पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो आप गाड़ी चलाते हो उसके लिए मैंडेटरी तो डीएल है, तो बताओ पोल्यूशन सर्टिफिकेट का है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, क्या वो अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिपोर्टिंग नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती है। जैसे कि मान लो कोई एंटिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वो जो है अपना सारा का सारा जो वो सेवेज होता है, जो उसका जो भी स्क्रैप होता है, वो उसको कैसे जाके डिस्कार्ड करती है, क्या वो इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं बना सकती? बना सकती है। क्या वो इस बात पे रिपोर्ट नहीं बना सकती कि वो एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी को ऑफर करती है? द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। जैसे कि एग्जांपल मामाअर्थ। मामाअर्थ सुना है ना कितनी बार? अभी आजकल तो एडवर्टीजमेंट भी आता है। 2 बच्चों के आईएएस नहीं आए इन दोनों के मामाअर्थ के ऊपर। तुमने नहीं सुना? दोनों ने? तुमने भी सुना है? और तुमने सुना है? मामाअर्थ तो सबने सुना होगा। सो मामाअर्थ क्या कहते हैं कि 2025 तक उनका क्या उद्देश्य है? कितने मिलियन ट्रीज लगाने हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते एडवर्टीजमेंट में? सो वो एक रिपोर्ट बनाएगी कि नहीं बना रही है कि उसने कितने ट्री लगा लिए हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है? तो क्या ये एक रिपोर्टिंग नहीं है? डेफिनेटली एक रिपोर्टिंग है। ओके, बात समझ आई? एनवायरनमेंट की बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट इज सोशल रिपोर्ट। सोशल रिपोर्ट, सोशल रिपोर्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, एक झटके से समझ में आएगा, बट एग्जाम्पल थोड़ा सा मोल्डेड फॉर्म में बोलूंगी, हिंट दूंगी, आपको गैस करना होगा, ठीक है? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 135, full form? So if a company is contributing to CSR, can't he make his own report about this social obligation he is doing? That is a CSR report, and CSR comes under this category. Is that clear? Easy, simple? Okay. नेक्स्ट इज गवर्नेंस रिपोर्ट। अब गवर्नेंस रिपोर्ट के बारे में पहले थोड़ा समझो। गवर्नेंस वर्ड क्या है बेटा? गवर्नेंस। अच्छा, क्या आप इस वर्ड से रूबरू है? बिल्कुल मैम। वर्ड गवर्नमेंट भी सेम ही होती है मैम। इवन TCWG का जो G है ना, वो भी यही है, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, है ना? सो गवर्नेंस आप समझते हो क्या होता है? तो क्या जो लोग गवर्न करते हैं,
क्या जो लोग गवर्न करते हैं, जिस चीज को गवर्न करते हैं, क्या उसकी एक रिपोर्ट नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। यानी कि आप ये समझो, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि बड़े बड़े मैनेजमेंट के लेवल के लोग। सो क्या ये बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग जो है ये एक रिपोर्ट नहीं बनाते होंगे अबाउट द कंपनी का विजन, मिशन? नहीं बनाते होंगे? बनाते होंगे ना, बोलो हाँ कि ना। सो अगर ये लोग गवर्नेंस की रिपोर्ट बनाते हैं, दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर, दैट इज अ विजन मिशन की रिपोर्ट बनाते हैं, दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर दी गवर्नेंस रिपोर्ट। क्या इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत? मैम विजन मिशन तो एक बार बन गया, कहानी खत्म। क्यों बेटा? बीच में कोविड नहीं आया? सबके विजन मिशन अचीव हो गए होंगे उस टाइम पर? क्या कंपनी के विजन मिशन हिले नहीं होंगे? हिले होंगे। तो क्या कंपनी ने फिर से रिपोर्टिंग नहीं बनाई होगी? और जब रिपोर्ट बनाएंगे उसके बाद ही तो फाइनलाइज होंगी चीजें कि क्या कंपनी का विजन रहना चाहिए और क्या कंपनी का मिशन रहना चाहिए। एंड आपने चैप्टर नंबर 2 3 पढ़ लिया ना, 3 के अंदर विजन मिशन है। क्या आपने टॉपिक पढ़ा हाउ टू मेक अ गुड मिशन स्टेटमेंट? सेम ये चीज आएंगी, हाउ टू मेक अ गुड मिशन स्टेटमेंट। इनकी रिपोर्टिंग पर बेस सब कुछ चीजें आने वाली है। इसीलिए ईआईएस और एसएम साथ में पढ़ाते हैं क्योंकि दोनों आपस में मिलता जुलता है। तो गवर्नेंस रिपोर्ट का एग्जांपल क्या हो गया? विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ये सब चीजें क्या हो गई? दीज आर बीइंग ड्राफ्टेड आफ्टर देयर रिपोर्टिंग इज बीइंग डन। इज दैट क्लियर? बातें समझ में आई आपको? ओके गवर्नेंस दोबारा से समझा दूं। सो गवर्नेंस में TCWG तक तो समझ में आया होगा। ओके दोबारा आगे चलते हैं। ठीक कौन रहा है? एसी बंद कर दूं? बगल वाले ने मिर्ची खिलाई। ओके सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ये एंटिटी के लोग हैं, दीज आर, समझ लो TCWG। तो जो ये TCWG है बेटा, ये एक रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, किसकी रिपोर्ट बना रहे हैं? ये कंपनी के विजन के ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं। हमारे विजन ये होना चाहिए, हम चाहते हैं कंपनी आज से 10 साल बाद ये करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक रिपोर्ट बना रहे हैं, तो हमने इसको क्या बोला? विजन की रिपोर्टिंग। एंड इसी पर बेस्ड क्या बन जाएगा? आपका विजन का स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विजन का स्टेटमेंट। यानी कि जो विजन आप अपनी कंपनी की, वो जो जब आप खोलते हो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तो आपको विजन और मिशन दिखाई देता है ना, सबसे पहले पढ़ते हो तो। इवन आप किसी की बुक पढ़ो ऑथर की है, उसमें विजन और मिशन नजर आता है। सो दैट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग यू रीड। सो विजन स्टेटमेंट इज बीइंग ड्राफ्टेड ओनली आफ्टर दिस रिपोर्टिंग इज बीइंग डन। अब से फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया कोविड का। अब इन द कोविड मेरा तो मिशन था कि मेरे को ना 5 साल में ना अपनी कोचिंग क्लास को ना यहाँ से यहाँ लेके जाना है। अब कोविड आया, कोचिंग क्लास ही बंद हो गई। तो क्या मैं मेरे विजन और साइमल्टेनियसली मिशन की रिपोर्टिंग नहीं करूंगी? बिल्कुल करूंगी। पहले मेरा ये था सिस्टम, अब मेरा सिस्टम ये है, तो रिपोर्टिंग चेंज होगी, रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स में चेंज आएगा और उसके बाद मेरी स्टेटमेंट में चेंज आएगा। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ गवर्नेंस इज दैट क्लियर? ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ई यानी कि इन्वायरमेंटल, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। एग्जाम्पल बोल सकते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद S स्टैंड्स फॉर सोशल, एग्जाम्पल लिख सकते हैं CS रिपोर्ट, कोई दिक्कत? उसके बाद G स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस रिपोर्ट, विजन कॉमा मिशन। ऊपर मार्जिन में लिख सकते हैं एग्जाम्पल, आपको याद रहेगा। क्या हम कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे? समझ में आ रहा है सब कुछ? हो गया? चले आगे दिखा देती हूँ। डन, चले आगे। ओके सो लेट अस रिकॉल फर्स्ट।
वी आर स्टडिंग विच टॉपिक? BR यानी कि बिजनेस रिपोर्टिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? ये रिपोर्टिंग किन के लिए की जाती है? ऑप्शंस दे रही हूं, इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ। बोथ के लिए की जाती है। इस रिपोर्टिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में अगर मुझे पढ़ना हो तो निमोनिक कौन सा लगेगा? AEIOU यानी कि सारे के सारे वॉवल्स। ए से एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ई से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स, दोनों के लिए यूजफुल है। स्टेक होल्डर्स में कौन आता है आप लिख देंगे। उसके बाद आई से इंटरनल डिसीजन मेकिंग, उसके बाद ओ से वन ऑफ द ड्राइवर्स फॉर द सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में यूजफुल है। एंड लास्ट यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमने पढ़ा कि BR के टाइप्स, कितना टाइप है? 3। पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको पता है CA फाइनल के अंदर भी सबसे पहला पेपर कौन सा होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसे करके याद रखेंगे। उसके बाद सेकंड ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। एनवायरमेंटल का एग्जांपल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सोशल का एग्जाम्पल CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद G से एग्जाम्पल विजन एंड मिशन। अब आगे बात करते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्ट यानी कि FR प्लस ESG। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड यानी कि FR प्लस ESG। ओके, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आउट ऑफ योर नॉलेज मुझे आंसर करिएगा। व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं इन रिपोर्ट्स के, उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी रिपोर्ट लगेगी? A, B या C? एनीवन हैविंग एनी अदर आंसर C के अलावा? फाइनेंशियल। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज C, क्योंकि उसमें उनको सब कुछ मिल रहा है ना। ओके, अगेन दिस वाज द MCQ क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग नेक्स्ट क्लास में ना स्टडी मटेरियल भी लेके आएंगे, ठीक है? ओके, अब हमने नेक्स्ट BR हमको क्या बताती है? BR हमको क्या बताती है, यानी कि व्हाट डज BR कम्युनिकेट टू द स्टेक होल्डर्स। ओके, ये देखो, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तब आप अपने आप को थैंक यू करना। क्यों अपने आप को थैंक यू करना? कि ओ माय गॉड, वाओ, हमने सोनाली मैम से पढ़ाई करी है। चलो, मैं चाहती थी कि आप थोड़ा कूल डाउन हो जाए। आपने जो अभी याद किया ना वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। जब आपने टाइप्स पढ़ लिए वो रिपोर्टिंग यूजर्स को ही तो मिलेगी, वो रिपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स को ही तो मिलेगी। सो उस रिपोर्ट से मुझे क्या क्या पता चलेगा? तो देखते जादू। देखो जादू, सबसे पहले आपने वर्ड पढ़ा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पढ़ा था वर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये देखो, ये रहा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किससे पता चलेगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। उसके बाद आपने पढ़ा E, S और G। E से क्या था? एनवायरमेंटल एंड सोशल। ये देखिए, ये आ गया एनवायरमेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसने एक ही पॉइंट के अंदर दे दिया। अब बचा जी से आया गवर्नेंस अरेंजमेंट या फिर खाली गवर्नेंस। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हो सकता है कि वो कोई बदलाव करना चाहे, TCWG के अंदर कोई मैनेजमेंट को चेंज लेके आना चाहे, लाइक दैट, वो भी कवर्ड है। तो आप क्या वर्ड याद रखोगे? गवर्नेंस। ओके, सो E हो गया, S हो गया, G हो गया। बट जी में आपने ये भी पढ़ा कि हम गवर्नेंस में मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी, इसकी बात भी करते हैं। तो ये भी किसका पार्ट हो गया? गवर्नेंस का पार्ट हो गया। अगर मैं मेरे बिजनेस का प्रेजेंट में रिपोर्टिंग एस्टैब्लिश करूं अबाउट द विजन, मिशन, स्ट्रेटजीज एंड ऑल, दैट विल कम इनटू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। बट मान लो बीच में कोविड आ गया और मुझे मेरा ये सारा का सारा स्टेटमेंट रिपोर्टिंग चेंज करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर अट्रैक्ट होगा ये वाला पार्ट, बैलेंस यानी कि ट्रेड ऑफ। सुनेंगे ध्यान से मेरी बात, बैलेंस यानी कि ट्रेड ऑफ बिटवीन लॉन्गर एंड शॉर्टर स्ट्रैटेजीज।
मेरा विजन ये था कि मैं आज से 5 साल के बाद अपने आप को इस लेवल पे सोचती हूँ, ये मेरा विजन था, ठीक है। अब कोविड आया, या तो मैं मेरे विजन को चेंज कर सकती हूँ, मैं मेरे मिशन को चेंज कर सकती हूँ, मैं मेरे ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकती हूँ, मैं मेरी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकती हूँ। जिसमें भी चेंज आएगा उसको, चेंज को क्या बोला? बैलेंस। चेंज को क्या बोला? बैलेंस। क्या इतनी बात समझ आई? तो क्या मैं बैलेंस की रिपोर्टिंग भी करूंगी, चेंज की रिपोर्टिंग भी करूंगी? डेफिनेटली करूंगी। सो ये बन गया आपका पूरा का पूरा वो पार्ट की स्टेक होल्डर्स को क्या क्या पता चलता है। जो आपने अभी टाइप्स पढ़े सेम उसी पर बेस्ड है। इस जितना भी पार्ट हमने अभी पढ़ा टाइप्स एंड बीआर हमको क्या बताती है, दिस इज कमिंग अंडर सेक्शन सी। मतलब सेक्शन सी यानी कि कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? बीआर और जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो ये सी पार्ट में आता है। और ईटीएल जो है एग्जाम में आ चुका है, ये आगे नहीं आएगा, बट ईटीएल होता क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 3 में। बताऊं अभी कौन से पेज पर है या वही पढ़ोगे बाद में? ठीक है, डन। तो क्या हमने बीआर को फिनिश कर दिया? बिल्कुल डेफिनेटली फिनिश कर दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? बीआर का मीनिंग एंड बीआर की इंपॉर्टेंस। उसके बाद हमने 2 टॉपिक और कवर करे, बीआर के टाइप्स एंड बीआर हमको क्या बताती है, हम यानी कि स्टेक होल्डर्स। बीआर हमें क्या बताती है? तो पहले टाइप्स रिवाइज करते हैं। कितने टाइप्स है? 3। पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा ईएसजी यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्न। एनवायरमेंटल का एग्जाम्पल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। यानी कि मान लो मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरे काम करने से एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी रिपोर्टिंग। उस रिपोर्ट के अंदर ये दर्शाऊंगी मैं कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उससे एनवायरमेंट पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे की जनरेशन को लॉसेस हो। सस्टेनेबिलिटी वर्ड से यही मालूम पड़ता है। नेक्स्ट इज एस का एग्जाम्पल CSR report. S stands for social. G stands for governance. Governance का एग्जाम्पल विजन एंड मिशन। ये देखो ये सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आ जाइए इंटीग्रेटेड पर। इंटीग्रेटेड यानी कि FR प्लस ESG। अब बीआर हमको क्या बताती है? तो माइंड में ना टाइप्स लेके चलेंगे। सबसे पहले बीआर हमें क्या बताती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। और क्या बताती है? एनवायरमेंटल और सोशल ऑब्लिगेशंस और रिपोर्टिंग के बारे में बताती है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जी पर आते हैं। जी में हमारे पास 3 पॉइंट्स बैठते हैं। सबसे पहला गवर्नेंस, दूसरा मिशन विजन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी एंड तीसरा इसका बैलेंस। बैलेंस यानी कि चेंज। ओके, बैलेंस यानी कि चेंज। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? आपको पता है ना ये वाली बात तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही आता है, दैट विद द टाइम, with the over कहते हैं ना over the time we can make change in the vision, in the mission, in the strategy, in the objective। ये तो पता ही है। बस सेम चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में कवर कर सकते हो। एंड फर्दर दिस इज अ सी कैटेगरी क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? नाउ टाइप्स जो है आपका वो एज अ होल एमसीक्यू में आ सकता है। कोई और नाम दे देगा और आपसे बोलेगा बताओ ये टाइप है या नहीं है, या इनमें से कौन सा टाइप्स है कि नहीं है, ऐसे आपके साथ खेल सकता है। अरेंजमेंट ये बताया था बेटा। क्या होता है टीसीडब्ल्यू का मतलब क्या है? अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट बट विद अ हायर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हम क्या करते हैं, अपनी जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसी में से कुछ लोग चुन लेते हैं एज अ टीसीडब्ल्यूजी। हो सकता है ना गवर्नेंस के लिए इन्हीं लोगों को चेंज करना पड़े, तो इसको बोलते हैं गवर्नेंस अरेंजमेंट। ओके कि हम उन्हीं लोगों को चेंज कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं मेरी क्लास के मॉनिटर ये 4 लोग हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं इन चारों को नहीं बनाना, इन चारों की जगह मुझे इन दोनों को हटाकर तुम दोनों को बनाना है। सो दैट वे वी कॉल इट एज अ गवर्नेंस अरेंजमेंट। यहाँ पर इसकी भी फिर रिपोर्टिंग जाती है कि हमने ये चेंजेस करे हैं इन द टीसीडब्ल्यूजी। तो कल को अगर टीसीडब्ल्यूजी में कोई चेंज आएगा तो उसको भी रिपोर्ट में डालेंगे और वो इस रिपोर्ट का पार्ट बनेगा। मतलब हर एक चीज की रिपोर्टिंग होती है। अच्छा बताओ सीएसआर कौन सा पार्ट है? किसका? सोशल का। ठीक है, ओके। फाइनेंशियल रिपोर्ट तो पब्लिक रिपोर्ट हो गया,
ठीक है, बता रही हूँ बट वही फाइनेंशियल रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अगर इंटरनल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, क्या मैं अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं बना सकती? बना सकती हूँ। तो दैट वे दे हैव स्टेटेड ओवर देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए बनाई है। मैं आपको बताती हूँ, लिटरली बताती हूँ दैट जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस है ना, उनके अंदर ये MIS रिपोर्ट, देखो MIS रिपोर्ट कहने की बात है बाय द मैनेजमेंट, बट वी नो दैट द मैनेजमेंट is not that much having the potential to make certain kinds of report. Say for example, अगर मैं मैनेजमेंट से बोलूं कि तुम मेरे क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाल दो, ठीक है, तो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाल दो। सो मुझे पता है कि मैनेजमेंट जो है हो सकता है किसी CA को हायर करे और उसको बोले कि तुम बना दो। सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डज ऑल दीज थिंग्स एंड वो रिपोर्ट्स बनाता है एंड फिर जो है उस कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं, MIS रिपोर्टिंग कहते हैं। एंड इफ यू वुड पीपल वुड बी गोइंग फॉर द आर्टिकलशिप, अगर आप अच्छे मीडियोकर फॉर्म में जाएंगे तो आपको MIS रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। कहने की बात है, इट इज अ रिपोर्ट बाय द मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट, बट एट लास्ट मैनेजमेंट कैन हायर यू। वी से दैट ना कि कोई काम आपको करना आपकी जिम्मेदारी है, बट अगर नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं? आउटसोर्स। सिमिलरली मैनेजमेंट से नहीं हो रहा तो आउटसोर्स करेगा, बट इट इज ऑन द मैनेजमेंट कि वो जो रिपोर्ट है वो उसको पब्लिक रिपोर्ट बना रहा है या उसको प्राइवेट इंटरनल रिपोर्ट बना रहा है। इज दैट क्लियर? कभी कभी कोई लोन लेना होता है, कोई भी चीज करनी होती है, तो बजाय इसका कि हम जो है इन कुछ रिपोर्ट्स को पब्लिकली बनाए, हम उन रिपोर्ट्स को प्राइवेटली बनाते हैं। वी एक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस प्राइवेटली सो दैट कि कल को लोन मिलने में कोई टेंशन तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई बंदा बिजनेस करता है, ठीक है, तो वो स्टॉक के अगेंस्ट लोन लेता है, तो इवैल्यूएट कराता है कि हाँ भाई मुझे लोन मिल जाएगा ना, काम हो जाएगा ना मेरा। तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो एक इंटरनल रिपोर्ट है, बट वही रिपोर्ट उसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। बट अगर वही रिपोर्ट वो जाके बैंक में दिखाता है और उससे उससे वो लोन लेता है, उसके यूज से वो लोन लेता है, तो वही रिपोर्ट एक पब्लिक रिपोर्ट बन जाती है। ठीक है, चलो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना तुम लोग खूब पैसे कमाओगे। पता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं तो सिलेबस में भी नहीं है तुम्हारे EAS के। यहां पर वी एनालाइज, वी डू द प्रोजेक्शंस। नाम क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो वी डू द प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस यानी कि एस्टिमेशंस। सो एक से फॉर एग्जांपल कंपनी की करंट पोजीशन ये है, फिर उसके बाद हमने फलाना लोन ले लिया। जब हम ये लोन ले लेंगे तो उसके बाद की पोजीशंस क्या क्या हो सकती है। तो अगर हमने लोन ले लिया तो लोन को कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, उससे सेल्स इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बट लोन की किस्तें भी जाएंगी, इंस्टॉलमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये पोजीशंस हम नेक्स्ट 5 years की बनाते हैं कि अगर हम ये लोन अगर हमें मिल जाता है तो हम ये चीजें ऐसे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी। तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द मैंडेटरी थिंग फॉर टेकिंग एनी लोन फ्रॉम द बैंक। जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक बैंक जो है वो लोन नहीं देगा कोई भी बिजनेसमैन को। सो इफ यू आर टारगेटिंग द बिजनेसमैन, सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द वन, क्योंकि ये बिजनेसमैन बनवाते हैं तो पैसा भी अच्छा आता है, राइट। एंड जो प्रोजेक्शंस आप कर रहे हो ये तो आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग है, प्रोजेक्शंस करना, बट आपको बहुत कुछ चीजें इसमें देखनी पड़ती है, एनालाइज करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, कैटल, यू अंडरस्टैंड, कैटल फार्मिंग और ये सब, बछड़े गाय बछड़ा। अब किसी का बिजनेस दूध वाला है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे कि जो मतलब उसके अंदर ये भी होगा कि वो जो काऊ है वो कितने देर तक प्रेग्नेंट है, वो कब दूध देगी, वो कितना घास खाएगी, फिर उससे कब तक बछड़ा हो जाएगा, क्योंकि 5 साल की पोजीशन है ना। ठीक है, टेंटेटिवली मतलब बछड़ा होने का भी हम इसमें लेके चलते हैं सब कुछ। और हमने जो भी लोन लिया उसका क्या क्या मतलब क्या क्या रोल रहने वाला है, A to Z आपको करना पड़ेगा। ऐसे आप वो जो मुर्गियों का होता है ऐसा, तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि आपके पास किसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आती है। तो अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो तो एक आपको रफ आइडिया भी होना चाहिए उस बिजनेस का। अगर आपके पास कपड़े का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए बिजनेस वाला का आया और आपको आइडिया ही नहीं है तो आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रोजेक्शंस के रूप में लेके नहीं आ पाएंगे, आपसे कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाएंगे, जबकि वो एक रियल रिपोर्ट नहीं होगी और फिर उसके बाद उस पर लोन नहीं मिलेगा। एंड देन उसके बाद ये जब हम बना लेते हैं रिपोर्टिंग बनाने के बाद जो आपने अपने यहाँ पर रेशियोज पढ़े ना, फाइनेंशियल रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, DSLR,
डेट सर्विस लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे रेशियोज आप उनको निकाल के देते हो फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स, एंड इफ द बैंक मैनेजर इज सेटिस्फाइड फ्रॉम दीज रेशियोज देन दे से कि हाँ हम लोन देने के लिए अग्री करते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा होना चाहिए उसके इंस्टॉलमेंट पे करने का, वो अपनी बिजनेस में दिखाए तो उसकी बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, अगर वो उसको नहीं दिखेगी तो वो आपको लोन नहीं देगा। तो इन केस एनीवन वांट्स लोन, तो ये एक सिस्टम है, एंड सारा का सारा खेल इसमें एक्सेल का चलता है, एक्सेल प्लस द नॉलेज ऑफ द बिजनेस। तो अगर मान लो एग्जाम्पल कोई लड़की है, इसको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, उसको सब चीजें पता है, और उसको वहीं की बजट रिपोर्ट बनाने के लिए आ जाए, तो वो कितना खुश होकर हर चीज बताएगी ना। तो डिपेंड करता है कि किस बिजनेस का है, और बाकी आपकी एक्सेल की नॉलेज, बिकॉज दिस ऑल प्रोजेक्शंस विल बी, दिस ऑल टास्क विल बी डन इन द एक्सेल शीट। Nowadays we do have the specific softwares for making the project report, but again we say that जैसे कुंडली होती है, अब कुंडली के भी सॉफ्टवेयर हो गए हैं, तो वही वाली बात है, सॉफ्टवेयर तो फिर बिना इंटेलिजेंस के आपको आपका रिप्लाई दे देगा, जवाब दे देगा कि हाँ ये है, बट अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूँ, बिजनेस के टाइप से की बात करूँ, तो उस पर बेस्ड जो रिपोर्ट बनती है वो हायर क्वालिटी की होती है, उसका रिजेक्शन का जो रेशियो होता है वो ना के बराबर होता है। एंड अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि अपना नाम बनाना चाहते हैं अपने एरिया के अंदर, तो आप ये एक बहुत ही छोटी बट मोटी चीज है जिसमें कि आप अपना नाम बना सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर कल को मैं फॉर द गर्ल्स आई एम सेइंग, फर्दर अगर मान लो कल को आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पर कि आप शायद कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अब शादी हो गई है या कोई भी इंस्टेंस हो गया जहां पर आप चीजों को नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना एक सिंपल फंडा है जिसमें कि आपको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा आपको अपडेट नहीं रहना अबाउट दी स्टैंडर्ड्स एंड ऑल एवरीथिंग, जिसको कि आप अपने जिंदगी में लाइफ में आगे परस्यू कर सकते हो। एक चीज ये ऐसी मैंने आपको बताई, तो अगर आप इसको रखते हैं, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये चीज, अकाउंट प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आपका वो अच्छा है, रेशियोज निकालने आने चाहिए, बैंक इन रेशियोज, जैसे आप कहते हो ना कि ये रेशियो 1:1 बेस्ट होता है, ये रेशियो 2:1 बेस्ट होता है, ऐसी बैंक्स में बजट रिपोर्ट के केस में वो रेशियोज देखते हैं, अगर आपका रेशियो सही आ रहा होगा तो वो लोन देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और वंस यू मेक नेम, है ना, तो धीरे धीरे करके ना, मतलब सारे के सारे लोग जो है ना फिर आप ही के पास आएंगे कि नहीं इनके पास चलते हैं, ये अच्छी बजट रिपोर्ट बनाते हैं, लाइक दैट। एंड ये बजट रिपोर्ट बिना सीए के साइन के आगे नहीं जाती, तो आगे जाके आप ही जब बजट रिपोर्ट है, मान लो बनाई किसी और ने, बट आप बनाने का काम भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ एवेल्युएशन का काम कर रहे हो, तो आपने इवेल्युएट किया, अपना स्टैंप लगाया, कुछ कमीशन लिया या कुछ पार्ट ऑफ द मनी लिया एंड उसको मूव फॉरवर्ड कर दिया। अगर मान लो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के 10,000 रुपये लिए, एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आपने अपनी फीस 5,000 रखी और 5,000 किसी से बनवा लिया, किसी से अटैच होके, सो फ्री फोकट में आपने सिर्फ अपना साइन और स्टैंप यूज करके 5,000 रुपये कमा लिया। सो गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और हो सकता है कि आप आगे जाके बहुत दिक्कत में हो, तो दिस कैन बी वन ऑफ द डोमेन इन विच यू कैन वर्क। जॉब में इट इज नाउ डेज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ जॉब विद अ फैमिली। टुडे यू आर वेल वर्स्ड, यू आर वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव अ मम्मा एंड एट होम to think about all your house chores and a papa who all the time think about कि कैसे earning होगी, but there would be a time जब ये चीजें चेंज हो जाएंगी, जब आपसे बोला जाएगा कि भैया कब तक हमारे सर पे चढ़ के नाचती रहेगी या नाचता रहेगा, अब खुद ही कमा ले। So you can start off with these kinds of work and you can just make your own name and you know पता नहीं कब कौन किस डोमेन में कब कौन पॉपुलर हो जाता है पता भी नहीं चलता। जो लोग जॉब करते हैं वो एक कंपनी के खोपचे में बैठ के यानी कि कैबिन में बैठ के रह जाते हैं और कई लोग नाम बना जाते हैं जस्ट बाय वन थिंग। सो दिस यू कैन डू, ओके। ओके सो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि स्टडी मैथ से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप लिखना चाहें तो यू आर ओपन, बट ये एक सी कैटेगरी क्वेश्चन है, आपकी मर्जी आपकी चॉइस है। मैं एडवाइस करूंगी कि जितना मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, ये जो जितना भी कंटेंट मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, जो स्टिकी नोट पे लिखवाया है, ये आप एक ढंग से करके जाए, कम से कम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी सवाल को गलत ना करें।
Okay, so from this part we have only one homework as one question as the homework, which is why BR is important. Am I clear? Am I clear? कोई दिक्कत? चलो. हाँ हाँ, वो MIS में से है, ये वाला BR में से है. आगे चले, बोलो. से थकते नहीं है ऐसे. ओके, सो स्टार्टिंग से करते हैं. चैप्टर का नंबर कितने पार्ट्स? नहीं, 3 है ना? 4 है पक्का? ओके, ए पार्ट किसके रिलेशन में? कॉन्सेप्ट्स. और बी पार्ट, सी पार्ट. कितने मॉड्यूल्स हैं? 11 या 13? पक्का, ठीक है. उसके बाद डी किसके रिलेशन में है? रिपोर्टिंग के. ओके, पार्ट नंबर ए कितने पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइडेड है? पक्का. पहला कौन सा? मीनिंग. दूसरा बेनिफिट्स. नहीं नहीं, नो 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 नो. तुम पार्ट बी कर लेके चालू हो गए थे एक ही जगह. पार्ट ए में क्या है? अबाउट दी कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने? टाइप्स ऑफ डेटा. उसके बाद वाउचर. उसके बाद अकाउंटिंग फ्लो. उसके बाद है टाइप्स ऑफ लेजर्स और ग्रुप्स. कितने प्रकार के? 2 प्रकार के. लेजर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, लेजर हैविंग क्रेडिट बैलेंस. उसके बाद फिफ्थ, वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर. वी हैव फ्रंट एंड एंड दी बैक एंड. उसके बाद ये था आपका पार्ट ए. अब पार्ट बी की बात करते हैं, ईआरपी की. अब ईआरपी का मीनिंग, ईआरपी के एडवांटेजेस. और अच्छा, एडवांटेजेस कैसे किए थे हमने? प्लस माइनस. उसके बाद फीचर्स जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद रिस्क एंड कंट्रोल्स. उसके बाद भी कुछ है, ऑडिट ऑफ ईआरपी. अच्छा, वैसे मुझे याद सा नहीं आ रहा ऑडिट ऑफ ईआरपी में क्या था. सब पार्ट्स 3 थे, 4 थे? 3 थे. पहले क्या करते थे? कंट्रोल्स को वैल्यू करते थे. फिर क्या करते थे? चेकलिस्ट. और उसके बाद एस्पेक्ट्स, ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स. अच्छा, ओके. पार्ट नंबर बी में क्या कोई और भी बाइफर्केशन थी किसी की? किसकी थी? रिस्क एंड कंट्रोल्स की. क्या बाइफर्केशन थी? इंट्रोडक्शन अभी नहीं आया. रिस्क एसोसिएटेड एंड कंट्रोल्स. उसके बाद आरबीएसी. और उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेस. अच्छा, आरबीएसी के 2 बच्चों के नाम बताओ, मैक और डैक. ओके, टाइप्स ऑफ एक्सेस जो मिलती है वो किसको मिलती है? किस पर मिलती है? मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा, जिसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांजैक्शन डेटा और रिपोर्ट्स. ओके, अच्छा, अब बात करते हैं रिस्क एसोसिएटेड कंट्रोल से. कितने हैं? 6. कहां से आवाज आई? 5. पहला पीपल, दूसरा प्रोसेस, टेक्नोलॉजी. डेटा की एक्सेस कौन सा रिस्क है? ओके, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. नहीं नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी का नहीं. स्टाफ टर्नओवर, चेंज मैनेजमेंट, डेटा एक्सेस, डेटा सेफ्टी, टाइम एंड कॉस्ट. तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो. अच्छा, और इसके बाद हमने पार्ट बी में किसी और का बाइफर्केशन भी किया? नहीं. पार्ट सी पे आते हैं. पार्ट सी में कितने मॉड्यूल्स? 11 मॉड्यूल्स. पहले मॉड्यूल कौन सा किया था? ह्यूमन रिसोर्स. फिर कौन सा किया था? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स. उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल. अच्छा, अपने को तो ये लेवल की क्वालिटी चाहिए, यहां से लेके पूरा का पूरा प्रोसीजर था. उसके बाद CRM. CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल. ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो बाकी सारे मॉड्यूल से संबंध रखता है और नहीं रखता है? ओके, ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो हमें एग्जाम में करके नहीं जाना? प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल.
ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन वाला सही टाइम पे प्रोडक्शन कर सके? मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। ओके, किस किस में क्या क्या पढ़ा वो आपको याद है? ओके, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर डी के ऊपर। पार्ट नंबर डी किसके ऊपर है? रिपोर्टिंग के ऊपर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? MIS एंड सेकंड क्या पढ़ा? BR। MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज अ रिपोर्ट by the management to the management for faster decision making। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। किसके लिए हेल्पफुल है? ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक द प्रोसेस, टू इवैल्यूएट ब्ला ब्ला ब्ला, जो लिखना चाहो। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री रिपोर्ट, फिक्स एसेट्स रिपोर्ट, जो आपके मन में आए, फाइनेंशियल रिपोर्ट, वो सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद next is no criteria to make MIS report useful। what is that criteria? star। so हमारी MIS report कैसी होनी चाहिए? स्टार कैटेगरी होनी चाहिए। S से structured, T से timely, A से accurate और R से relevance। स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है? मीनिंगफुल, यानी कि पार्ट्स तो हों बट उनका मीनिंग होना चाहिए। उसके बाद टाइम में स्पेसिफाइड टाइम, एक्यूरेसी में रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इज द मेजर फैक्टर। ऑडिटर की रिपोर्ट भी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि हम क्योंकि सैंपल चेकिंग करते हैं तो मैं एक्यूरेट रिपोर्ट तो नहीं दे सकता, ठीक है, रीजनेबल, राइट, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ, तो इसका मतलब रिलायबल तो है ना वो रिपोर्ट, राइट। सो इट हैज टू बी रिलायबल। लास्ट आर से रेलेवेंस, किसका? जिस एरिया से रिलेट करता है उस एरिया से रिलेवेंट होना चाहिए। MIS रिपोर्ट खत्म। उसके बाद BR में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करते हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग में क्या किया जाता है? रेगुलर प्रोविजन किया जाता है। मैनेजमेंट वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया विद द वर्ड डिसीजन मेकर्स, और रिपोर्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रहती है। अब आते हैं एक्सटर्नल पे, यानी कि ये क्या है? एक पब्लिक रिपोर्ट है। वो कौन सा रिपोर्ट? फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिपोर्ट है। अब देखो, जो आपने पढ़ा जो आपने टाइप्स ऑफ BR पढ़े, जो आपका फर्स्ट वाला है फाइनेंशियल रिपोर्ट, वो तो फाइनेंशियल हो गया, बाकी सारे क्या है? ऑपरेशनल। ESG क्या है? ऑपरेशंस कैसे कर रहे हैं आप, ठीक है। सो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल, ये जो रिपोर्ट है वो किसके लिए यूजफुल है? टू द एंटरप्राइज। ओके, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? एंटरप्राइज रिपोर्टिंग। इसके टाइप्स कितने हैं? 3। पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा ESG, E से एनवायरमेंटल, S से सोशल, G से गवर्नेंस। E से एनवायरमेंटल का एग्जाम्पल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, S का एग्जाम्पल, G का एग्जाम्पल विजन मिशन। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड रिपोर्ट विच इज एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, यानी कि FR प्लस ESG, which report is being used more or referred more by the users? Integrated user। ओके, नेक्स्ट BR हमको क्या बताती है? सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है, एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस बताती है, और गवर्नेंस के अरेंजमेंट बताती है, विजन मिशन और उसमें होने वाले चेंज को बताती है। चेंज का नाम क्या बोला यहाँ पे? बैलेंस और ट्रेड ऑफ। बैलेंस ट्रेड ऑफ का मतलब आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा ना, कितना हमारे पास है, कितना हमारे को और लेके आना है। सो जो हमने चेंज किया है विजन मिशन में, उसमें से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं, क्या क्या हमारे को और इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर मैं कोचिंग क्लास चला रही हूँ तो अभी तक मैं सिर्फ फेस टू फेस की बात कर रही थी, कोविड आते ही सब कुछ चेंज हो गया, ऑनलाइन सिस्टम पे ज्यादा फोकस हो गया, तो मेरे को मालूम पड़ गया कि विजन मिशन में मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ऑनलाइन की तरफ इंक्लाइन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? सो वी आर डन विद द BR ऑल्सो। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों को ज्यादा हो जाएगा, या मैं XBRL करवा दूं ना? हाँ, लंच ब्रेकफास्ट आप लोगों ने पूरा रिवाइज भी कर लिया, तो आपके लिए इनाम